डिकोड कर दे स्ट्रक्चर गुड। वो था ना लास्ट में, वो मितेश ने कल क्वेश्चन पूछा था कि ना वो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है ना वो कंप्लीट एनर्जी की क्यों अब्जॉर्ब नहीं कर पाता फोटोन की, है ना, ये था आई थिंक। हाँ हाँ ऐसा हाँ, क्या था? वो हो गया। हो गया। मितेश आप ही बताओ कि उसका आंसर क्या है, आप आपके अकॉर्डिंग क्या है इसका आंसर। मैं भी वो डिस्कस कर। मोहित ने बताया था ना, मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन का। हाँ वही था, हाँ वही था। मतलब उस हिसाब से वो पूरा डेरिवेशन करेंगे ना, तो कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा में बचेंगी वहां पे। हाँ हाँ मतलब हाँ। पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए, उसके बाद में एनर्जी कंजर्वेशन लगा के फिर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद में लास्ट में कुछ टर्म्स बच रही है एक्स्ट्रा, हम्म। टू टू एम नोट सी स्क्वायर करके। हाँ मोहित सर आपने जो बताया था ना कल वही था इसका आंसर, मतलब कंजर्वेशन ऑफ, मतलब एक यदि इसमें जो यदि ये फोटोन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑब्जर्व कर पाएगा ना तो इंस्टेंट है ना मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व नहीं रह पाएंगे इस केस में तो। और इसका डेरिवेशन भी है। यदि अपन अज्यूम करके माने ना कि फोटोन को ऑब्जर्व कर ले कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे क्या होता है कि फाइनली जो रिलेशन और जब अपन करेंगे ना मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे एनर्जी का, फाइनली रिजल्ट निकल के आता है कि जैसे अपन एनर्जी मान करें फोटोन की एनर्जी ई गामा है, तो वहां पे जीरो निकल के आती है। तो वी कैन से दैट कि उसने ऑब्जर्व किया ही नहीं है। यस ओ- यस। ओके। सो एक तो ये था। और है ना मतलब एक बात ये हुई कि जैसे अपन बात करते कौन कौन कौन? यस। अब फिर से बताओ, ये ई गामा जीरो मतलब वो क्या नहीं होगा? ये तो मैंने अज्यूम किया कि इसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी ई ई ई ई गामा है। हाँ जो भी है, मतलब वो हाँ अगर मैं मतलब बताऊँ, यदि अपन अज्यूम ये अपन अज्यूम करके डेरिवेशन करेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन ने कंप्लीटली इसका एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया, यदि अपन अज्यूम करके करें तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा ना, फाइनल रिजल्ट है बाई अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम, तो वो आएगा, कुछ कैंसिल हो जाएंगे उसमें ना, तो फाइनल ये निकल के आएगा ई गामा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया ही नहीं है। अच्छा अच्छा। और और सेकंड थिंग इज दैट ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक में क्या है, अपन ने वहां पे मानते हैं ना कि वहां पे तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो वहां पे ना उस जो बाउंड इलेक्ट्रॉन के कारण मोमेंटम कंजर्व रहता है। समझ रहे हो। हाँ ये सेम उसी तरह से है ना कि गामा फोटोन को न्यूक्लियस की जरूरत है पेयर प्रोडक्शन करने के लिए। तो न्यूक्लियस जैसा काम कर रहा है वैसे ही ये बाउंड इलेक्ट्रॉन में ये पूरा बाउंड होके सेम वैसा ही काम हो रहा है। वही वैसा ही काम हो रहा है, हाँ वैसा ही काम। तो वहां पे क्या है उस बाउंड, मतलब बाउंड जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण जो मोमेंटम कंजर्व हो जाता है रिकॉलिंग के कारण, जैसे ही वही है जैसे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो क्या है उसके अपोजिट में भी कुछ रिएक्शन होगा, कुछ फोर्स वहां पे इंट्रैक्शन होगा, वो एक दूसरे को मतलब बैलेंस कर लेते हैं। बट फ्री इलेक्ट्रॉन में तो वो फ्री एग्जिस्ट है। और यदि वो कंप्लीट, मतलब यही कारण है कि वो मोमेंटम कंजर्वेशन के वहां पे एप्लीकेबल होगा तभी जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा फोटोन को। ये सब ये डेरिवेशन निकल के आए सब चीजें। ओके। तो ये इलास्टिक कोलिशन है। हाँ इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। आज जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट यहाँ पे आई थिंक इलास्टिक कोलिजन थोड़ी है, यहाँ पे तो एनर्जी ट्रांसफर हुई है इसमें। ये भी इलास्टिक कोलिजन है कि एनर्जी कंजर्व है यहाँ पे कि एच न्यू है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में परस बड़ा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट। ये भी इलास्टिक कोलिजन है, ये भी इलास्टिक कोलिजन है। यहाँ पे ये वाला मतलब अपन एक ये जो न्यूक्लियस अपन ने माना ना, हम्म। और मतलब अपन ने बाहर से कुछ फोटॉन्स वगैरह इंसिडेंट करवाए, यस यस। तो मतलब अपन ऐसे मान रहे हैं कि पेयर प्रोटेक्शन में 1.02 की एमईवी होनी चाहिए एनर्जी, और ये वाले हैं, तो ये वाली तीनों प्रोसेस मतलब एक साथ हो सकती है क्या? एक साथ हो मतलब कि सकता है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसमें तो एनर्जी कम ही चाहिए ना अपन को, अच्छा। और मतलब जो कॉम्पटन है उसमें तो और भी एनर्जी कम चाहिए, मतलब वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन के है, तो मतलब थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी ना। यस आई और विल yeah, I will explain all the thing.
बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है वो आउटर मोस्ट शेल का होता है, लूज बाउंड इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक फोटोन इमिट हुआ और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। कॉम्प्लेक्स कटिंग क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कटिंग उससे उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब अपन उसके बाद पेयर प्रोडक्शन की बात करें। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है कि जो टाइट बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके बाद में यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन। तो न्यूक्लियस के जो नियरेस्ट पास वाला इलेक्ट्रॉन ना, वहां पे पेयर प्रोडक्शन होगा। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट न्यूक्लियस के काफी दूर, मतलब लूज इलेक्ट्रॉन की अपन बात करें। समझ में आया ये सब चीजें? हेलो पवन, एक बार मेरा नेटवर्क इश्यू की वजह से ये मुझे एक बार फिर से। बेसिकली पेयर प्रोडक्शन है, पेयर प्रोडक्शन उसमें न्यूक्लियस का इंटरेक्शन चाहिए। और न्यूक्लियस के पास में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां पे यदि कोई इंसिडेंट एनर्जी हो तो उस बेसिस पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर मिलेगा। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में न्यूक्लियस के काफी दूर इलेक्ट्रॉन वहां पे होते हैं, मतलब न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है यहाँ पे। मतलब अपन बोल सकते हैं कि लूज बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो बाद में तो अपन ने थोड़ी सी एनर्जी दी तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक तो होगा ही होगा। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फर्स्ट जो फर्स्ट प्रोसेस होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो मतलब ये तो होगा ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब जो एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वर्क फंक्शन, उससे तो ज्यादा होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, मतलब उस एक कंडीशन को छोड़ के। हाँ, वो लिमिटेशन कंडीशन को फुलफिल करे उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। हाँ डेफिनेटली। मेरे सब ऐसे पूछ रहे हो क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पेंसेटिंग और प्लेट प्रोडक्शन तीनों हाँ एक हाँ, साथ हो ये सकते वाला हैं या नहीं? क्वेश्चन है मेरा। क्योंकि अपन को पेयर प्रोडक्शन में तो एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, और हाँ। उनके लिए तो अपन को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। थोड़ी सी एनर्जी है तो मतलब ये भी तो प्रोसेस। नहीं नहीं नहीं, जितनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी उतनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी फिर। वो कैसे होगी? इसका रीजन तो नहीं पता अभी। एक एक बात और मोहित, मैं एक ऐड करना चाहूंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये क्या है? नॉन रिलेटिविस्टिक केस है यहाँ पे ना। हाँ देखा, और जो कॉम्पिटेंस कटिंग आपने देखा, जो पेयर प्रोडक्शन है वो क्या रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है। वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा है, वेरी फास्ट है। अभी तो अपने अपने अप्लाई किया यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन, यहाँ पे सब अपने रिलेटिविस्टिक फिनोमेना को अप्लाई किया यहाँ पे इस चीज में। और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बस नॉन रिलेटिविस्टिक केस को ही देखा है। तो स्पीड बहुत कम है यहाँ पे, स्पीड बहुत कम है। यहाँ पे जो हाँ स्पीड हम्म, बहुत ज्यादा है, मतलब रिलेटेड टू सी के आसपास है। तो होगा क्या डेफिनेटली होगा क्या, यदि स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो इसका जो ये ना, ये कम डोमिनेट होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ स्पीड ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी इन जनरल। तो मोहित, इसलिए हो जाएगा ये ना कि न्यूक्लियर। फोटो। हाँ हाँ विद्युत बोलो। हाँ मतलब ये न्यूक्लियर में एक ग्राफ था ना, जो तीनों मतलब ग्राफ को कंबाइन करके प्रोबेबिलिटी वर्सेस एनर्जी का कोई ग्राफ था आई थिंक हाँ न्यूक्लियर में। हाँ, याद? उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हाँ अच्छा अच्छा। उसमें यही है ना कि लो एनर्जी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा है और कॉम्पटन बीच में है और फिर पेयर प्रोटेक्शन हाई एनर्जी पे है ना। हाँ हाँ, ऐसे कुछ है। मतलब 1.2 MeV के आसपास जिस टाइम होगा पेयर प्रोडक्शन होगा आई थिंक। तो मितेश, इसका मतलब ये है कि तीनों प्रोसेस एक साथ नहीं होगी। एक फोटो एक जैसे एक फोटोन आया, अगर उसकी एनर्जी ये 1.02 MeV से ज्यादा है तो पेयर प्रोटेक्शन ही होगा। उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन नहीं होगा। आई थिंक ऐसा होना चाहिए। पवन विद्युत हाँ अगर कुछ आइडिया है तो। हाँ मोहित, तुमने जो बोला वही मेरे को मतलब सही लगा। हम्म। वो होना चाहिए। मेरे को भी यही लगा, मुझे सर आप जी बोल रहे थे ना, बट अपन देख लेंगे ना, इसको एक डाउट में रख हाँ लेते हैं। चेक कर देंगे हाँ। इसमें है, ठीक है, इसको एक क्वेश्चन। एंड मितेश, एनी क्वेश्चन? नहीं। ठीक।
सो बेसिकली हमने क्या किया, जो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स देख लिया, सेकंड लेक्चर में अपन ने पोस्टुलेट भी देख लिया कि क्वांटम मैकेनिक्स कौन कौन से पोस्टुलेट है, सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया, सिस्टम है तो उसके आइगन स्टेट के बारे में स्टडी कर लिया, सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तो क्या कुछ चीजें चेंज होती है क्वांटम मैकेनिकली, वो सब ने देख लिया, और वेव पार्टिकल ये सब चीजें अपन देख ली। अब हम बात करते हैं कि जो श्रोडिंगर पिक्चर क्या है, श्रोडिंगर जो इक्वेशन श्रोडिंगर ने जो सोल्व किया था, श्रोडिंगर ने बताया कि आपके पास में क्या होगी कि स्टेट होगी, एक वेव फंक्शन होगा, उसमें क्या है सभी इंफॉर्मेशन कंटेन है, उस वेव फंक्शन को इस जैसा कि अपन के पास में न्यूटन्स लॉ होते हैं, न्यूटन्स लॉ क्या होता है कि अपने यदि इफ यू नो अबाउट द प्रिसाइज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, पोजीशन अपन को पता है तो वी कैन मेजर द मोमेंटम एंड अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स बराबर mv, तो वी मेजर, वी कैन कैलकुलेट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम लाइक एक्सेलरेशन, फोर्स, समथिंग दैट। सेम कंडीशन यहाँ पे है, ये जो जैसा कि न्यूटन्स लॉ एज ए, ये अपन बात करें कि जो इनपुट में न्यूटन्स लॉ है, वैसे यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन है, अपने पास में जो क्या है नॉन क्वांटिटी के वेव फंक्शन है, उसको श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करेंगे और अपने जो रिजल्ट मिलेंगे वो उस सिस्टम की डायनेमिक्स को अब वो बताएगा कि सिस्टम की जो पोजीशन किस टाइप से है, मोमेंटम किस टाइप से है, एनर्जी का क्वांटाइजेशन किस टाइप से है, ये सब चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या होता है, पहले अपन ओल्ड और जो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स देखे अपन ने, वहां पे जो क्वांटाइजेशन थी, क्वांटाइजेशन वो सब एडहोक मैनर पे, मतलब विदाउट एनी कैलकुलेशन से वो दिए गए थे कि जब एंगुलर मोमेंटम एनर्जी कट होता है, ये सब क्वांटाइजेशन है, एनर्जी बात करें फोटोन की एनर्जी न्यू है, ये सब क्वांटाइजेशन है। उसके बाद अपन बात करें 2πr/L, ये सब जो क्वांटाइजेशन रूल है ना, बोर समरफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल, इनका कुछ ऐसा कुछ प्रिसाइज डेरिवेशन नहीं है, एडहोक मैनर पे दिए गए सब चीजें, एडहोक मैनर पे। बट यहाँ पे जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करके अपन के पास में जो एनर्जी में जो अपन बोल सकते हैं कि एनर्जी में जो क्वांटाइजेशन है या एनर्जी में जो डिस्क्रीट वैल्यू अपन को मिली है, वो मिली है बाउंड्री कंडीशन से। सिस्टम के अंदर अपन बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट मिलते हैं उस बाउंड्री कंडीशन के बेसिस पे अपन को रिजल्ट मिलती है, वो मिलती है क्वांटाइजेशन की बात करें तो श्रोडिंगर में बाउंड्री कंडीशन मिलते हैं। और ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा कुछ प्रिसाइज वो नहीं था कि वहां पे मतलब एडहोक मैनर पे दिया गया था कि ये सब चीजें है, क्वांटाइज है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे दे रखा है कि जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ये है अपने पास में। और बेसिकली अपन को ऑलरेडी अपन डिस्कस कर लिया कि जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए अप्लाई होते हैं, क्योंकि स्पीड होते हैं बहुत लेस देन, वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू सी। अपने अप्लाई किया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद में ये सब चीजें जो ऑपरेटर है, जो भी अपने पास में मोमेंटम है और ये सब के हर्मिशन ऑपरेटर, ये अपने डेरिवेशन से निकल के आए हैं जब श्रोडिंगर इसको सोल्व किया था, इन सभी को वहां पे पुट किया। उसके बाद में ये अपने पास में इक्वेशन निकल के आई है, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। एंड इस टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से अपन कैसे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बनाई, उसके लिए कंडीशन ये है कि जो पोटेंशियल होता है वो ओनली डिपेंड करना चाहिए पोजीशन पे। यदि वो टाइम पे डिपेंड करता है तब तो वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। यदि 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 पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड ऑन दी पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो वो सब चीजें अपन कन्वर्ट कर सकते हैं उसको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से। तो यहाँ पे सब चीजें लिख रखी है। और कौन सी मैथमेटिकल टूल अपन यूज करेंगे, सेपरेशन वेरिएशन। ओके, जैसे पे एग्जांपल में दे रखा है कि अपने पास में वेव फंक्शन है, वो क्या है, टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन है, टाइम डिपेंडेंट। अपने अज्यूम किया कि एक वेव फंक्शन क्या है, पोजीशन का वेव फंक्शन है, सेपरेशन वेरिएबल एक फंक्शन क्या है, वो क्या है, टाइम पे डिपेंड करते हैं। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक कंप्लीट वेव फंक्शन देगा, वो कि टाइम और पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको इस इक्वेशन में पुट किया और डिवाइड किया, जैसा कि अपन ने सेपरेशन वेरिएबल में एक प्रोसेस होता है करने का, दोनों को सेपरेट कर लिया। ये एक सेपरेट हो गया टाइम डिपेंडेंट पे, और ये एक सेपरेशन हो गया टाइम कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है ना, ये सब दोनों जो सेपरेशन वेरिएबल से हो गया। उसके बाद में इन टर्म को एक कांस्टेंट के बराबर रख दिया। तो बेसिकली अपन को जो मिला है ना, एक तो मिल गया अपन को टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली फॉर पोजीशन पे। तो दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये किस बेसिस पे आई है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से निकल के आई है। कंडीशन इज दैट कि पोटेंशियल डिपेंड करे ओनली पोजीशन पे, टाइम पे डिपेंड नहीं करे। ठीक है,
तो ये सब चीजें आ गई। उसके बाद में वेव फंक्शन का जो कंप्लीट फॉर्मेशन होता है टाइम टाइम के साथ में, तो ये होता है उसका कि वेव फंक्शन इस टाइप से इवोल्यूशन करता है। वेव फंक्शन उसका जो अपना डीके कांस्टेंट इस टाइप से ना, ये सब चीजें इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कि टाइम डिपेंडेंट जो वेव फंक्शन है ये है। ये क्या पोजीशन वेव फंक्शन होगा, ये कि वो टाइम जो टाइम के साथ में किस टाइप से वेरी कर रहा है वेव फंक्शन, किस टाइप से उसका इवोल्यूशन हो रहा है, ये इस फैक्टर को ऊपर इंडिकेट करता है। ओके, दिस इज द टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन हो गया। ये वैलिड कब होगा, जब पोटेंशियल किस पे डिपेंड नहीं करे, टाइम पे। ये कंडीशन है इसमें। ये तभी अपन ये है ना सब चीजें तभी निकल के आई है डेरिवेशन से, कि अपन ने एज्यूम किया था कि जो पोटेंशियल वो डिपेंड नहीं करता टाइम पे। ओके, टाइम इंडिपेंडेंस ऑर्डिनरी इक्वेशन और वेव फंक्शन तभी निकल के आए डेरिवेशन से जब अपन इस कंडीशन को अप्लाई किया। okay? उसके बाद में जैसा कि अपन जानते हैं कि ईएमटी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्व, उस चार्ज के कंजर्वेशन को अपन कंटिन्यूटी इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन की वहां पे डेल्टा, आई थिंक डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी हो गई, ये करंट डेंसिटी हो गई। तो ये पवन, होती है। यस। ये अपन ने ऊपर जो वेव फंक्शन लिखा है ना एट टाइम टी पे, यस यस ये, हाँ ये वाला स्टेप, यस यस। अब ये तो समझ आ रहा है कि ये टाइम टी पे ये लिख दिया, बट इसका मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें अपन यहाँ से कि फिजिकल ये मीनिंग वाला, ये है इसका। यस, क्या बोल रहे हो आप? हाँ हाँ इसको मतलब कैसे समझें अपन पूरा टोटल। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो वेव फंक्शन है टाइम के साथ, जैसे आपको मैं बताया था ना कि वेव पैकेट का इवोल्यूशन विद टाइम है, वो था ना कि मतलब इस टाइप से वो मतलब स्पीड का मेंटेन किस टाइप से कर रहा था ना, इस टाइप से वो सब था। हाँ। तो वैसे ही मतलब इस वेव फंक्शन टाइम के साथ में किस टाइप से इवोल्व कर रहा है अपने आप को। आप जैसे कि आप नेट में बहुत एक फेमस क्वेश्चन आता है कि जैसे कि मैं अभी दिखाऊंगा जस्ट ना, ये एक हमेशा क्वेश्चन आता है वो, जैसा कि एक यहाँ पे दे रखा है इसका एक। वो तो ऑर्थोगोनल स्टेट वाला वो। हाँ वो सब वो कि मतलब एट ए टाइम के बाद में किस टाइप से वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल हो गए ना, तो वो क्या कर रहा है कि उस पर्टिकुलर टाइम के बाद दोनों वेव फंक्शन कोलैप्स हो गए, मतलब उनका ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जीरो हो गया। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के साथ में वेव फंक्शन किस टाइप से इवोल्व कर रहा है अपने आप को। हम्म, मतलब वेव फंक्शन मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी, मतलब जो पार्टिकल्स है वो किस टाइप से उसके अंदर जो अपन बात करते हैं, जो पार्टिकल वेव मतलब पार्टिकल होगा उसका वेव पैकेट होगा, तो किस टाइप से अपने आप को इवोल्व कर रहा है टाइम के साथ में। इवोल्व मतलब एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो किस टाइप से इंक्रीज कर रहा है वो सब चीजें। थोड़ा बहुत आई थिंक थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा उस क्वेश्चन से। हाँ थोड़ा बहुत। हाँ और मितेश, आप ये पूछ रहे हो क्या कि जो टोटल वेव फंक्शन लिखा इसमें तीन टर्म्स है, तो ये तीनों अलग अलग क्या क्या बता रहे हैं, ऐसा कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? हाँ मतलब ये जो लास्ट वाली जो टर्म अपन लिखते हैं ना कि ई की पावर माइनस का जो एनर्जी आइटा ई टी बाई एच कटे, हम्म। अब इसका जो एक्चुअल में जो मीनिंग है ना वो समझ में नहीं आता कि भाई ठीक है टाइम के बाद में लिख दिया, ऑर्थोगोनल भी समझ में आ गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर ली, इसको एक लेकिन तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी रैंडम स्टेट है, उसको हाँ। हम जो अपना जो हमने लिखे ना अपना जो सब सेट है जो यू एन आर लिखा है, तो उनके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। और उनके कॉम्बिनेशन में भी डिपेंड करेगा प्रोबेबिलिटी कि जो U1 के अंदर कितना कंटेन है, U2 के अंदर कितना कंटेन है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो तो CN बता देगा आपको, हम्म, राइट। जो टाइम वाला जो टर्म है वो ये हमें बता रहा है कि जो कोई भी रैंडम स्टेट है वो U1 U2 U3 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, और ये प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं है। ये भी टाइम पे डिपेंड कर रही है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है कि वेव फंक्शन U1 में हो, दूसरे टाइम पे हो सकता है कि वेव फंक्शन U2 में हो, तीसरे टाइम में हो सकता है कि फंक्शन का कुछ पार्ट U1 में हो, कुछ पार्ट U2 में हो। समझ पा रहे हो इसको? हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ समझ सकते हो आप। I also add something there.
हाँ देखो, पापा। हाँ, वेव फंक्शन बात थोड़ा सा और अपन देखते हैं प्रिसाइज फॉर्म में। यहाँ पे देखा कि वेव फंक्शन क्या है, टाइम पे डिपेंड करता है सब चीजें। यहाँ पे सी एन ई एन टी अपॉन एच कट। यहाँ पर देखना जो ई एन है, मतलब ये क्या करती है, ये जो ई एन है, मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये एक इंडिविजुअली स्टेट की एनर्जी को इंडिकेट कर रखी है। ओके। यस यस। ओके, यहाँ पे देखना आप कि अपने पास में क्या है, कि जैसे अपन अज्यूम करते हैं कि अपने पास टू टू स्टेट सिस्टम है, अपने में एक सिस्टम है ए बी सी डी, है ना। ओके, इसका मतलब यदि अपन अज्यूम करेंगे तो लैम्डा वन के क्रॉसपोंडिंग एक स्टेट हमें मिलेगा फाइव वन है, और लैम्डा टू के क्रॉस स्टेट है फाइव। ओके, और बेसिकली अपन अब इस सिस्टम को क्या करना है, जी अपने पास में एक सिस्टम है, उसका एक एक वेव फंक्शन है, आर्बिट्री स्टेट है ना इस सिस्टम की। ओके, और उसके आइगन स्टेट के फाइव वन फाइव टू है। तो अब क्या होगा, अब होगा क्या कि ये जो जो आर्बिट्री स्टेट है वो टाइम के साथ में कैसे इवोल्व कर रही है इन दोनों सिस्टमों में। ये स्टेशनरी नहीं है, ये जो आर्बिट्री जो स्टेट है ना, ये आर्बिट्री स्टेट है, वो दोनों सिस्टमों में कैसे टाइम के साथ में मतलब इवोल्यूशन कर रही है, कि अपन अब एट ए टाइम अपन मेजर कर रहे हैं, तो होगा क्या कि अपन को जैसे अपन मेजरमेंट किया तो जो भी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, अपन बोल सकते हैं कि इस टाइम पे सिस्टम की इस स्टेट में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। उसके बाद अपन ने इस पे मेजर किया, तो कुछ टाइम के बाद में तो ये इवोल्व हुआ ना, ये जो सिस्टम है यहाँ पे चला गया। हाँ तो मतलब बेसिकली ये जो इंडिकेट करता है ना, इंडिकेट ये सब कम कि जो वेव फंक्शन अपना है सिस्टम का, जो कंप्लीट वेव फंक्शन है, वो उसके जो लीनियर जो भी आइगन स्टेट है उनमें किस टाइप से इवोल्यूशन कर रहे हैं टाइम के साथ में। और ये जब ये क्या बोल रखी है यहाँ पे, ये इंडिविजुअली स्टेट की एनर्जी क्या है। जितना मेरे को पता उतना मैं बता दिया, और जितना मोहित सर ने बताया वो भी ठीक है। और विद्युत, इफ यू नहीं एड नहीं समथिंग। पवन, ये मतलब वो दोनों ही तो सेम ही बोला, मतलब वही होगा। हाँ, आई अगर थिंक मतलब ये जो तुमने 2x2 मैट्रिक्स दिए, मतलब यहाँ पे एग्जाम पे दिया, लेट से ये अगर मतलब 3x3 और 4x4 होगा तो मतलब वहाँ पे और स्टेट्स आएगा, तो यस ये यस। हाँ, आर्बिट्ररी तो अपन इसको मतलब इस टाइप डिफरेंट। से लिख सकते हैं, ई वन अपॉन टी अपॉन एच का प्लस हम्म। सी टू फाइव। आई थिंक मुकेश, ये तो मेरी तरफ से एफर्ट था, और है ना, नहीं वो तो है ना, अपन वो देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो देख लेंगे इस पे, है ना। वो, हाँ आगे ओके प्रोसीड कर। ओके ओके। पवन, यहाँ पे सीएन जो है वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, तो हम्म। इसको अपन मेजर कर सकते हैं ना, यदि अपन इसको वापस मल्टीप्लाई कर दे इसको साइन से, तो अपन हाँ कैलकुलेट हाँ कर। हाँ, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। ओके ओके। और जो साई एन है वो टी इक्वल्स टू जीरो में कितना, मतलब वेव फंक्शन है पार्टिकल का, वही है जो साई एन है उसके अंदर में। हाँ हाँ, एट इट, हाँ जी, टी इक्वल जीरो, हाँ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो जैसा कि अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या पढ़ा था, कि जो चार्ज के कंजर्वेशन के लिए ये जो इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये वो मतलब एज ए प्रूफ है कि चार्ज कंजर्व है। वैसे ही यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करेंगे। देखो एक बात बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या, एक प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है और एक है चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, अपने पास में क्या वेव पैकेट्स हैं, पार्टिकल्स को इंडिकेट कर रखे हैं वो, और ये अपने पास में रीजन है। देखो, if probability decrease in a region then it increase in some other region, तो particles move from one location to other location। मतलब ये बात ये बोल रखा है कि बेसिकली यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन में क्या प्रोबेबिलिटी की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, अपन बोल सकते हैं कि जो वहां से जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अदर रीजन में, बोल सकते हैं ना। जैसा कि एक पर्टिकुलर रीजन है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, मतलब उसके वेव पैकेट्स हैं, और वेव पैकेट क्या है टाइम के साथ इवोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहुंच गए वो तो।
तो बेसिकली पार्टिकल्स यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो वो ये जो जो डिक्रीमेंट होता है ना प्रोबेबिलिटी में, जो प्रोबेबिलिटी डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंडिकेट करता है कि जो पार्टिकल्स जो वेव पैकेट्स वो मूव कर रहे हैं, वो यहाँ पे जैसे प्रोबेबिलिटी डिक्रीमेंट हुई तो मतलब वेव पार्टिकल यहाँ से निकल गए ना, यहाँ पे पहुंच गए। ऐसा होता है ना जैसा वहां पे होता है ना, यहाँ पे देखो एक नेगेटिव इंडिकेट कर रखा है, नेगेटिव साइन। एक बात और दूसरी बात ये है, अपने पास में एक रीजन है, यहाँ पे इसके अंदर वेव पैकेट से पार्टिकल्स है जो भी है, जैसे टाइम के साथ क्या होंगे, ये बाहर निकलेंगे, मतलब बाहर मतलब इवोल्व कर रहे हैं अपने आप को, वो सिस्टम अपने आप को इवोल्व कर रहा है। तो वो क्या होगा, जैसे इन चीजों मतलब इस सरफेस एरिया से बाहर निकल जाएंगे तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो बेसिकली वो है यहाँ पे जो नेगेटिव साइन जो इंडिकेट कर रखा है ना, वो ये बोल रखा है कि जो प्रोटीन जो डिक्रीमेंट हुआ है तो अपन बोल सकते हैं कि अदर रीजन में मे बी पार्टिकल की पाई जाने की प्रोटीन इंक्रीज हुई है, कि वहां पे जो वेव पैकेट है वो इवोल्व होकर सेकंड प्लेस पे गए हैं। ये सब चीजें क्लियर है या फिर इसमें भी कुछ और इलोबरेशन की रिक्वायरमेंट है? मितेश? हाँ पवन, क्लियर है। क्लियर, मितेश तो बताओ। हाँ ठीक है। क्लियर है। ओके ओके। नहीं आप बता दिए, कोई फिर ना जल्दी जल्दी अपन गो थ्रू हो जाएं फिर, क्योंकि एक भी टॉपिक पे लगे रहने से क्या फायदा। और उसके बाद में ये आता है कि यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि यदि पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, कि अपन इन जनरल अपन ने देखा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में तो अपन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल अपन रीड करते नहीं है। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल यहाँ पे दे रखा है कि जो पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं हो ना, विच कॉम्प्लेक्स देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डज नॉट होल्ड। मतलब जैसे ही पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो होल्ड ही नहीं करेगी। मतलब क्या होगा, चार्ज का कंजर्वेशन नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कंजर्व नहीं है। तो ये सब चीजें कहाँ पे पढ़ते हैं अपन, रिलेटिविस्टिक में, क्वांटम फील्ड थ्योरी में पढ़ते हैं। वहां पे केजी इक्वेशन अप्लाई करते हैं और डिराक इक्वेशन अप्लाई करते हैं। वहां पे क्या होता है, आई विल गिव सम बेसिक आइडिया अबाउट दी। वहां पे जो पोटेंशियल क्या है, कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स की बात अपन क्या करें, वहां पे अपन बात करते हैं पार्टिकल्स की और एंटी पार्टिकल्स की। उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स का एक एग्जांपल क्या है, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन को अपन स्टडी नहीं कर पाते क्वांटम मैकेनिक्स से, अपन स्टडी करते हैं इसका पेयर प्रोडक्शन का क्वांटम फील्ड थ्योरी से। अपन अज्यूम करते हैं कि जो पार्टिकल्स की स्पीड है वो अप्रोक्सीमेट सी के आसपास है, और उन बीच कंडीशन में अपना जो पोटेंशियल होता है वो अपन कॉम्प्लेक्स मानते हैं, और वहां पे जो निकल के आती है इक्वेशन, जो कंटिन्यूटी किसमें निकल के आती है, उसका एक फैक्टर होता है जीएमयू। आई थिंक ये ना, ये टेंसर प्रोडक्ट के साथ में होता है ये सब चीजें। आई थिंक ये आपने आई थिंक पढ़ा नहीं होगा ना, ये सब चीजें पढ़ा है ये सब चीजें, मोहित सर? हाँ पवन, हाँ। तो ये सब मतलब बेसिक आइडिया ये है कि अपन क्वांटम मैकेनिक्स में कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल यूज क्यों नहीं करते हैं। इसका मेन सिंपल ये एग्जांपल ये है कि सर क्वांटम मैकेनिक्स ओनली फॉर वैलिड फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस, और वी डू नॉट कंसीडर एंटी पार्टिकल्स। और एंटी पार्टिकल जब कंसीडर करेंगे तो वहां में पोटेंशियल भी कॉम्प्लेक्स को अपन कंसीडर करना पड़ेगा और कैलकुलेशन के लिए। बेसिक आइडिया ये है इसका, मतलब कंक्लूजन ये है, ठीक है। और बस ये चीजें। और दूसरी बात यहाँ पे यदि अपन जो पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स को यूज करेंगे तो वहाँ जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, जो कंट्रीब्यूशन थी वो होल्ड नहीं होगी। वो उसके लिए अपन फिर बाद में जो क्वांटम फील्ड थ्योरी, के जी इक्वेशन, डिराक इक्वेशन, वो सब अपन अप्लाई करते हैं एडवांस चीज, ठीक। उसके बाद ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और इसको इस फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर दिया कि इमेजरी पार्ट में क्यों। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक वेव फंक्शन रियल है तो उसका करंट डेंसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे जीरो होगा, नो प्रोबेबिलिटी फ्लक्स, पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन रीजन टू। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई वेव फंक्शन रियल है तो अपन ये उसका यदि अपन उसका इमेजरी पार्ट तो जीरो होगा, तो अपन बोल सकते हैं कि करंट डेंसिटी भी जीरो होगी। तो उसका जो इवोल्यूशन होगा टाइम के साथ में कांस्टेंट रहेगा। मतलब वो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर रीजन में जो पार्टिकल्स होंगे, उसका जो वेव फंक्शन रियल है वो उसी रीजन में होंगे, तो दूसरे रीजन में नहीं जाएंगे, मूवमेंट नहीं होगा रीजन मतलब पार्टिकल्स का। सब समझ में आया आई थिंक ये सब चीजें? अब पवन क्या बोला, मतलब वेव फंक्शन अगर रियल होगा तो करंट डेंसिटी जीरो होगा मतलब?
करंट डेंसिटी का मतलब क्या है कि फ्लो, मतलब फ्लो पार्टिकल से, पार्टिकल्स का फ्लो नहीं होगा, मतलब मूवमेंट नहीं करेंगे वो, मतलब वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी ना। देखो यहाँ पे क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है, वो किस पे डिपेंड करती है, जे अपॉन डी एस। जे जीरो तो ये तो कांस्टेंट रहेगी, पी तो कांस्टेंट है। बेसिक अपन बोल सकते हैं ना, मतलब बेसिकली ये हाँ है कि समझ में आया मितेश, इट इज हम्म क्लियर? यस यस। ओके ओके। उसके बाद में ये हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या है कि यदि करंट डेंसिटी जीरो, तो अपन बोल सकते हैं कि सिस्टम क्या है, बाउंड स्टेट में है, वो मूव नहीं कर रहा टाइम के साथ। देखो, सो पार्टिकल्स आर कन्फाइंड टू ए रीजन, देन दिस इज ए बाउंड स्टेट। समझ में आया ये सब चीजें? यहाँ पे धीरे धीरे कनेक्टिविटी बनेगी कि जैसे ही वेव फंक्शन रियल है, और देखना कि आप जो वेव फंक्शन रियल होते हैं उसमें अपन बाउंड सिस्टम की अपन बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेव फंक्शन क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वेव फंक्शन क्या रियल होता है, तो वो बाउंड सिस्टम होता है। 1D इनफाइनाइट के लिए भी वेव फंक्शन क्या रियल होता है, तो वो ये बाउंड सिस्टम होता है कि एक पार्टिकल्स इसके अंदर बाउंड है। तो बाउंड सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, वेव फंक्शन रियल होगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, करंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो है। पवन, यस। आ, ये आपने बताया कि बाउंड होगा तो क्या होगा, समझ में? बाउंड सिस्टम होगा तो उसका जो वेव फंक्शन रियल होगा। यस। तो देखो आपको, हाँ आपको दो सिस्टम के बारे में बताता हूँ मैं, एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल वन। हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो वेव फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज रियल। आई थिंक यू नो दैट। या और इनफाइनाइट जो 1D इनफाइनाइट जो पोटेंशियल होता है उसका, उसके लिए वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, आई थिंक रियल होती है। ओके। हाँ। सो दोनों सिस्टम क्या है, बाउंड सिस्टम है। हम्म। और आपको ये भी पता होगा जी, बाउंड सिस्टम है तो वहां पे डिजनरेशन नहीं होती, 1D की बात कर रहा हूँ मैं। यस। चलो धीरे धीरे अपन और देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या समझ में आया, इस कंटिन्यूटी सिस्टम से और जो करंट डेंसिटी से अपन समझ में आया कि यदि डेंसिटी जीरो है तो वेव फंक्शन रियल होगा, और वेव फंक्शन रियल तो सिस्टम बाउंड स्टेट में होगा, मतलब ये इस पर्टिकुलर रीजन में होगा, वहां से थोड़ी भाग सकता है ये इलेक्ट्रॉन, ये जो भी पार्टिकल्स है। आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे एक अपन को कंडीशन डाल दिया, इनफाइनाइट बॉल है, बॉल मतलब पोटेंशियल है ये इस पर्टिकुलर रेंज में, तो पार्टिकल यही मूव करता रहेगा, यहाँ से आएगा, कोलिजन करेगा, उसके बाद यहाँ पर ये मूव करता रहेगा, बस। तो बाउंड्री तो है सिस्टम ही। और हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो बेसिकली वही क्या है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और यही मूव करता रहेगा, खत्म। विद्युत, इट इज क्लियर? हाँ क्लियर। no, मतलब पवन ये बात बोलो, जो इनफाइनाइट पोटेंशियल ऑयल है ना, उसके अंदर हम्म। में जो पार्टिकल है वो तो मतलब कंटिन्यूअसली मूव करेगा, कंटिन्यूअसली मूव करेगा, हाँ, मतलब कोलिजन होगा वॉल के साथ, तो वो मतलब अप टू व्हाट एक्सटेंट इट विल मूव, मतलब एक टाइम आएगा जिस टाइम उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, ऐसे कुछ? नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। बाउंड सिस्टम मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर रहेगा वो। आप यदि पार्टिकल यहाँ पे है, नहीं नहीं अपन नहीं बोल नहीं, सकते वो ठीक है, हम्म, वो ठीक है, बट वो पर्टिकुलर रीजन के अंदर में रहेगा, ठीक है, वो तो मतलब कॉन्फाइंड है बॉक्स, सही सही है सही है। कॉन्फाइंड है, बट वो पार्टिकल आएगा, जो वॉल है उसके साथ टकराएगा, उसके बाद फिर से आएगा, फिर से जाएगा, ये कितने टाइम तक चलेगा? कितने टाइम तक चलेगा? अच्छा हाँ, अच्छा उसका अच्छा। तो एक एनर्जी मतलब कांस्टेंट है, मतलब उसका एनर्जी तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, होगा नहीं होगा, मतलब जस्ट पर मैंने ऐसे क्वेश्चन माइंड में आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। विद्युत, ये जो अपन जो बात करते हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स में, ये वन डायमेंशनल बॉक्स, इनफाइनाइट बॉक्स, तो ये एक तरीके से रियल सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ अपन यस। कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक इमेजिनरी सिस्टम माना है। तो इसमें कुछ कुछ एज्यूम्शंस रहता है साथ में कि ऐसा मान लो कि लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, अपन मान के चलते हैं ऐसा कुछ सिस्टम। हाँ ये एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, डैम्पिंग भी होगा, कोलिजन भी होगा, तो लॉस होता है। बट ये सिर्फ एक सिंप्लिसिटी के लिए अपन ने किया है ऐसा। अच्छा अच्छा। और हाँ मोहित सर, मैंने एक चीज और देखी, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि है ना, जो 1D पोटेंशियल इनफाइनाइट उसके मतलब एग्जांपल कौन कौन से हैं, किस में अपन यूज करते हैं, तो मेरे को तो मिला ही नहीं यार कहीं भी। बेसिकली कहीं ना कहीं ये आइडियल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में बाउंड्री इनफाइनाइट नहीं होती ना। हाँ इनफाइनाइट नहीं होती, हाँ हाँ डेफिनेटली। तो वही है जो जैसा कि मोहित सर ने बताया कि अपने पास में सिंपल सिस्टम है, उनकी अपनी स्टडी करेंगे और कहीं ना कहीं इनका अपन यूज कर देंगे फिर डेफिनेटली।
बाउंड इन द सेंस अपन ये बोल सकते हैं ना कि जिस पार्टिकल की एनर्जी वो पोटेंशियल है उससे कम है। यस यस, वो अभी अपन देखेंगे उसके बाद में। क्वांटम मैकेनिकली अलग है बाउंड सिस्टम का मतलब, और क्लासिकली अलग है, वो अपन सभी नीचे दे देखेंगे ना, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि जो वेव, हाँ ठीक है, वेव फंक्शन रियल है तो बाउंड सिस्टम के बारे में बता दिया। और उसके बाद में बोल रखा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर बाउंड सिस्टम विल बी जीरो। ये बात क्लियर है नहीं, मोमेंटम फॉर बाउंड सिस्टम के लिए जीरो होगी। यस। विद्युत। यस यस। ओके। तो यहाँ पे ना सब चीजें इसको मतलब एक वो भी दे रखा है, ये क्वेश्चन जेस्ट में आया था लास्ट ईयर। हाँ मतलब पवन, ये फिजिकली मीनिंग क्या हो गया, मतलब जो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो, वो तो मतलब एवरेज वो एवरेज फंक्शन कांस्टेंट। यहाँ पे एवरेज वैल्यू है, एवरेज यहाँ पे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर पॉइंट है, कुछ प्लस भी हाँ होगा कुछ मतलब माइनस। ये ऐप, हाँ प्लस भी, हाँ प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हम्म। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब अगर ठीक है ये कैलकुलेशन से भी मतलब समझ में आ रहा है ये जीरो होगा, बट हम्म। फिजिकली क्या मीनिंग है? इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अपने पास में बाउंड्री है ना जीरो और ए पे, अच्छा जी। तो एक बार पार्टिकल जाएगा वहां से टकराएगा तो मतलब उसको उस डायरेक्शन में लेंगे, फिर वापस बैक डायरेक्शन में जाएगा। आया समझ में? जैसे जीरो और वन, जीरो और ए पे बैक रिफ्लेक्शन। हाँ वो हाँ बैक रिफ्लेक्शन आएगा वो ठीक है, बट ये फिजिकल मीनिंग मतलब अच्छा, फिजिकल मीनिंग पूछ रहे हो कि इसका मतलब एक्चुअल में मतलब क्या, मतलब मतलब फिजिकली क्या चेंज हुआ इसमें, यदि मोमेंटम जीरो हो तो हाँ क्या कुछ इंडिकेट एक्सपेक्टेशन करता वैल्यू है। ऑफ मोमेंटम जीरो मतलब अ, एक मिनट, यहाँ पे देखो देखो क्या क्या लिख रखा है कि इफ इट इज ऑन इट इज इफ इट इज जीरो देन इट इज इमेजरी बट ऑलवेज। अच्छा ये तो मतलब बाउंड सिस्टम के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम जीरो है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ फिजिकली, मतलब क्या हुआ, आप ये पूछ रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ। देखना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा है ना, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। एक ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन। यार ये। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ तो ये मैं भी लिख लेता हूँ इसको। ठीक। ठीक है, तो ये अपन देख लेंगे। और मतलब बेसिकली ये है ना, रियल फंक्शन रियल है तो उसके तीन चार अपन को वो फीचर मिले हैं। मोमेंटम जीरो होगा, और बाउंड स्टेट होगा, और बात करें बंडी बाउंड स्टेट है तो उसकी डिजेनरेसी जीरो, उसमें डिजेनरेसी नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीजें अपन को मिला है। तीन तीन चार फीचर फॉर रियल फंक्शन। उसके और एक सेकेंड थिंग इज करंट डेंसिटी भी जीरो होगी इसकी। ओके। उस एक और जो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो कांस्टेंट रहेगी। चार पांच फीचर मिल गए। उसके बाद में जैसा कि जितेश आप पूछ रहे थे कि टू लेवल सिस्टम के लिए जो टाइम का इवोल्यूशन है वो यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर रखा है कि सिस्टम है विच हैव टू एनर्जी लेवल। ओके। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि फाइव वन है, फाइव टू है, उसकी एनर्जी लेवल E2 है, E1 है। ओके। उसके बाद में जनरल स्टेट ऑफ टू लेवल सिस्टम की अपन ने बताया कि जो टाइम के साथ में किस टाइप से इवोल्यूशन है वो सब यहाँ पे दे रखा है। ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, इनमें इसमें मतलब E2 को कॉमन ले लिया एनर्जी को। और ग्लोबल फेज फैक्टर, और यहाँ पे बोल रहे हैं लोकल फेज फैक्टर। ये ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोल रखा है कि नॉट इम्पोर्टेंट। मोहित सर, आप पता है थोड़ा ग्लोबल फेज फैक्टर और लोकल फेज फैक्टर के बारे में? नहीं पवन, इसका तो आइडिया नहीं है। अच्छा, विद्युत, यू है एनी आइडिया? नहीं नहीं, मेरे को भी नहीं है। ये जो अच्छा हो अच्छा अच्छा। मतलब टी तो टी बेसिकली इक्वल्स टू है, लोकल ये का तो मतलब, नेट गेट का क्वेश्चन है। हाँ ये नेट गेट का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि देखो, एक मिनट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नितेश, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? बस इतना पता है कि ये फेज फैक्टर होता है, ये मतलब ये जो वेव फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो मोड के स्क्वायर के होके कैंसिल आउट हो जाता है। हाँ, आपने मेरे को याद दिला दिया, यही है इसका मीनिंग, सही बात है। तो ये ना इसका कोई फैक्ट मतलब जैसे अपन मोड करेंगे तो ये तो जीरो जाएगा, बट ये भी तो जीरो जाएगा ना फिर इसका, ये भी तो जीरो। ये जीरो कैसे होगा मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और आगे वाला इसके खुद के साथ में होगा, लेकिन जब
हाँ, जब वेव फंक्शन का स्क्वायर Direct करोगे, मतलब कोई प्रोबेबिलिटी probability निकालोगे, आएगी। तो तो ये जो ग्लोबल टर्म है वो 1 हो जाएगा, हाँ और वो जो लोकलाइज टर्म है वो बचेगा, इसमें हाँ A2 AB ये वाला बचेगा, सिस्टम इसके लगेगा। बाद बचेगा यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। हाँ डिपेंड करेगा। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है ग्लोबल फेज फैक्टर, और ये तो वो कैंसिल होगा जैसे आपने मितेश ने बताया था, और ये सब। और ये जो ये है ना, ये सिस्टम के बारे में बताता है, इस फेज के बारे में, लोकल फेज फैक्टर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख रखा है, ठीक। उसके बाद में जैसे उसमें साइन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए टाइम इंटरवल। देखो यहाँ पे एक टाइम का जो जो इंडिकेटर वो क्या बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट आई थी। ये बोल रखा है कि साइन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल के बाद में जो जो इनिशियली जो साइन था वो अपने आप को रिपीट करेगा। उसकी कैसी भी शेप रही होगी, वो इस टाइम इंटरवल के बाद में अपने आप को रिपीट करेगा। तो इवोल्यूशन हुआ ना वेव फंक्शन का, कि अपने आप को इवोल्यूशन कर रहा है वो अब वेव फंक्शन। तो यहाँ पे जो टाइम है ना वो बता रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद, इस टाइम इंटरवल के बाद में वो वेव फंक्शन जैसा कि इस शेप में है। अपन अज्यूम करें कि वो वेव फंक्शन है वो इस टाइप से है, मतलब इस मतलब अपन बोल सकते हैं कि इस टाइप से वेव फंक्शन है। तो आप एक टाइम के बाद में क्या करेगा, इस टाइम इंटरवल के बाद जो 2 पाई अपॉन एच कट या उसका जो एनर्जी होगा, जो सिस्टम की एनर्जी है, वो उस वापिस अपन रिपीट कर देगा। तो वो सब चीजें टाइम ये बताता है। ये पीरियोडिसिटी ऑफ वेव फंक्शन, कि कितने टाइम के बाद में वेव फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, पीरियोडिसिटी। और जैसा कि वो सर ने कल बताया था कि ये सब चीजें अपन अपन रिलेट कर सकते हैं फूरियर सीरीज से। आई थिंक ये समझ में आए। ये आप ये बताना चाह रहे हो कि ये जो मतलब अपन इसको पार्टिकल माने एक तरह से, हम्म। तो वो किसी टाइम के बाद में यहाँ पहुंच जाएगा। किसी टाइम के बाद में यहाँ पहुंच जाएगा। हाँ मतलब आप ऐसे बोल रहे हो ना, रिपीट करेगा, मतलब अपनी पोजीशन को ही तो रिपीट करेगा। हाँ ये अपन बोल सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। कि मतलब अपन पार्टिकल की एक पोजीशन फिक्स कर लें, मतलब फिक्स ऐसे मान लें कि यहाँ है। हाँ फिक्स तो मान नहीं नहीं, सकते अपन, अब तो तो प्रोबेबिलिस्टिक। कर नहीं सकते, बट अपन अगर ऐसा सोचे थोड़ा, अच्छा अच्छा। तो बाद में आपका कहने का मतलब ये है कि टाइम टी के बाद में ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा। वापिस हाँ अपने आप को रिपीट कर दे। हाँ हो सकता है कि ना कि इनिशियली ये टाइम यहाँ पे स्टेट में है, तो एक टाइम के बाद में यहाँ पे गया होगा, उसके बाद वापस यहीं आ गया होगा। मतलब वो तो सेम पोजीशन में आएगा इस टाइम के बाद। इस टाइम के बाद में ये पीरियोडिसिटी ऑफ साइन की इंडिकेट कर रखा है। जैसा कि मित्र साहब बोल रहे हो कि अपन अज्यूम किया कि एट ए पर्टिकुलर पोजीशन ए टाइम पे क्या है, इसकी पोजीशन यहाँ पे है। तो होगा क्या, इस टाइम पीरियड के बाद में क्या होगा कि वो ये घूम घाम के यहाँ पे स्टेट में आके उसके बाद वापस यहीं आ जाएगा। तो, इट इज क्लियर। हाँ विद्युत। हाँ, ये मतलब स्टेटमेंट ठीक है, बट इसका फिक्स इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब वो। इम्पोर्टेंस वही तो है ना। इम्पोर्टेंस ये है कि अपन को यदि पता लग जाएगा कि इसका मतलब इस साइन का जो भी प्रोडिसिटी क्या है इस पर्टिकुलर टाइम के बाद में, तो अपन बता सकते हैं ना कि जो वेव फंक्शन है वो कब कितने टाइम के बाद में वो उसी स्टेट में आ रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे होगा, लाइक दो स्टेट है। हम्म। अगर एक पार्टिकल एक स्टेट में हो, मतलब है, उस कितने टाइम के बाद वो दूसरे स्टेट में आएगा, मतलब अगर यहाँ पे लेने के लिए तुमको दोनों स्टेट का एनर्जी अब मतलब प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो हाँ पता होना पड़ेगा, हाँ ये है। पता होना पड़ेगा, तब हम लोग वहां से मेजर कर सकते हैं। मेजर कर सकते हैं। कुछ दो क्वांटिटी अपन को नोन है, तो अपन थर्ड क्वांटिटी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ। ओके। उसके बाद में ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। ये एक वो अपने लास्ट क्लास में एक सिस्टम देखा था ना, कि एक स्प्रिंग वाला सिस्टम था वो, एक बीड था वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उसका एक टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन ये दे रखा है। ओके। उसके बाद में थ्री लेवल सिस्टम के बारे में अपन बोल सकते हैं, यहाँ पे जो टाइम T1 है, T2 है, विल रिपीट इट सेल्फ है, ये सब चीजें वही बेसिक चीज। अब हम बात करते हैं अनदर सिस्टम की, 1D पोटेंशियल वेल। यहाँ पे क्या कंडीशन ये है कि एक पोटेंशियल वेल है, और उसका एक रेंज है, एक विड्थ है 0 to A, और इसके अंदर जो पोटेंशियल वो जीरो है, और इसके आसपास जो पोटेंशियल वो इनफाइनाइट पोटेंशियल। बेसिकली जो पार्टिकल इसमें जो कन्फाइंड है वो इसी के अंदर रह पाएगा, वो उसको बाहर निकल। दूसरी बात ये है
कि जो वेव फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है और डिसकंटिन्यूअस कब होता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान मतलब चीजें है कि जो डी साई अपॉन डी टी की अपन बात करें, वो साई नहीं, मतलब वो तो हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस, और डी साई अपॉन डी टी कंटिन्यूअस कब होगा, जब अपने पास में इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी होगी ना, इन पोटेंशियल में इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी होगी, तब क्या होगा, ये जो डी साई अपॉन डी टी डिस्कंटिन्यूटी होगा। और जब पोटेंशियल में फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी होगी, जैसे अपन स्टेप पोटेंशियल में होता है ना कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल वी नोट है, तो अपन बोल सकते हैं कि फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है बट फाइनाइट है, तो उस केस में भी डी साई अपॉन डी टी कंटिन्यूस होगा। बट जब पोटेंशियल इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का होता है, तो वहां पे डी साई अपॉन डी टी डिसकंटिन्यूटी, मतलब अपन बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट है, उस पे अपन को मिलेगा एक नी, बोल रहे हो, एक मतलब टर्निंग पॉइंट मिलेगा, जैसे कि वेव फंक्शन टाइप से यहाँ पे कोने टाइप मिलेगा, जैसे अपन ड्रॉ करेंगे बाद में। ये बात क्लियर है, ये जो मैंने आपको बताया था ये डी डिसकंटिन्यूटी। साई बाई डी एक्स होगा ना, मतलब ये पोजीशन डी साई बाई डी एक्स पोजीशन यस के यस साथ यस ये यस, एक्स एक्स सॉरी, एक्स। ये बात समझ में आई। मतलब फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी तब होगी, मतलब जब फाइनाइट फाइनाइट पोटेंशियल होगा डिसकंटिन्यूटी में, तो वहां पे तो कंटिन्यूस वेव फंक्शन होगा। जब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की पोटेंशियल में, तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी होगा। वो कैसे होगा, वो अपन ड्रॉ करेंगे, इसी सिस्टम को अपन मान के ड्रॉ करेंगे। तो देखो अपन देखेंगे, और इसको अपन रिलेट भी करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स भी, और भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल से रिलेट करेंगे कि ठीक है। देखो तो अगर यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अपन बात करें पोटेंशियल, टोटल एनर्जी अपन को पता है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, पोटेंशियल 0 है, तो वी कैन कैलकुलेट द स्पीड। ओके, उसके बाद में इसी को अपन क्या करेंगे, श्रोडिंगर की उसमें अप्लाई करेंगे, और बाउंड्री कंडीशन हम पुट करेंगे इसमें। तो अपने पास में क्या होगा कि ये जो वेव फंक्शन मिला है इस टाइप, वेव फंक्शन क्या है, एक तो देखो एक बात ये है कि अपन जो वेव फंक्शन जो ओपन करते हैं ना, वो बाउंड्री कंडीशन से ओपन करते हैं, और जो भी वेव फंक्शन हो गया, और जो एनर्जी आइगन वैल्यू, वो बाउंड्री कंडीशन से पुट करके ओपन करते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या होते हैं, एट ए पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे ना कुछ अब्रप्टली चेंज हुआ है, तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पे लगाएंगे, एक्स इक्वल टू ए पे लगाएंगे। और इसका जैसे अपन बात करें कि वेव फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू 0 पे, वो क्या होगा, बराबर होगा एक्स इक्वल टू ए पे। और यहाँ पे ना मतलब अपन डी साई अपॉन डी एक्स अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है पोटेंशियल में। तो अब देखना कि यहाँ पे एक ही बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की गई है, उसका रीजन यही है। और ये क्यों डिसकंटिन्यूटी है, वो अपन एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो अपन ने सब अप्लाई कर दी यहाँ पे, कि ये सब अप्लाई कर दी, और अपन को जो एनर्जी आइगन मिला है वो मिला है, ये कि जो एनर्जी आइगन वैल्यू इस पर्टिकुलर सिस्टम की डिस्क्रीट है, वो डिपेंड कर रही है एन पे, एन नंबर जो एनर्जी लेवल्स है वो। और यहाँ पे देखना कि जो है ना कि वो क्या है, नॉन डिजेनरेसी है। नॉन डिजेनरेसी मतलब डिजेनरेसी कब होती है, जब सिस्टम में सिमेट्री हो। ओके, डिजेनरेसी तब अपन को ऑप्टिमम मिलेगी जब सिस्टम में सिमेट्री हो, जैसे कि 2D इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू, तो सिमेट्री हो सकती है, तब अपन डिजेनरेसी हो सकते हैं। 3D हो तब, बेसिकली जब 1D हो तो वहां पे सिमेट्री नहीं होती, तो अपन को डिजेनरेसी मिलती मिलती नहीं है। डिजेनरेसी का मतलब डिजेनरेसी अपन को मिलती है, उसका रीजन ये है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं सिमेट्री है। ये पॉइंट क्लियर है नहीं है? पवन, जस्ट जैसे कि अपन 3D में देखते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए, तो वहां तो 1 1 1, और फिर अगर अपन 2 2 2 लें, 3 3 3, तो वो भी तो एक तरह से सिमेट्री तो हुई ना। हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी तो सेम है ना, तो वहां पे डिजेनरेसी है। अभी हम बात करेंगे 2D की बात करें, 3D की बात करें, पहले अपन फोकस करते हैं 1D की। 1D में क्या है कि सिमेट्री नहीं है। आपने अब आप ये देखो कि इस सिस्टम पे फोकस करो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल है सब चीजें, और यहाँ पे एक यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स है। इसके सेम मतलब इस टाइप के जो सेम स्ट्रक्चर है, वो इसके आसपास नहीं है। यहाँ पे तो सब, यहाँ पे देखो इनफाइनाइट पोटेंशियल है, सब चीज दे रखी बस, और पार्टिकल की मतलब इसी इसी कन्फाइंड रीजन में वो मूव कर रहा है। नहीं पवन, मतलब से इसका जो बाउंड्री है 0 to L है, ठीक है। हम्म
मैंने बाउंड्री ले लिया -L/2 से L/2, बिल्कुल। तो ये सिमेट्रिक हो गया x = 0 में। हम्म, -L/2 अच्छा वो माइनस, हाँ अच्छा। माइनस। हम्म, हाँ, तो x = 0 में तो सिस्टम सिमेट्री हो गया। तो यहाँ पे जो डिजेनरेसी तो मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। वापस वही तो आएगा, E = N। एनर्जी तो, हाँ हाँ, हाँ, एनर्जी एनर्जी तो सेम ही आएगा ना। एनर्जी तो सेम ही आएगा ना, टोटल L हो जाएगा। 1D का जब ये सिस्टम की बात करते हैं ना, उसमें डिजनरेसी नहीं होती। डिजनरेसी 2D या 3D सिस्टम्स में होती है ना। तो मोर सर ये भी तो 1D तो है ये। हाँ, 1D में सिमेट वो नहीं होता डिजनरेसी। तो बट मैंने तो एक चीज देखा, मैं जितना मेरे को एक्सपीरियंस, मतलब जितना मेरे को पता है कि जो डिजेनरेसी का जो रीजन होता है, डिजेनरेसी का वो रीजन होता है सिमेट्री के बेसिस पे। इस सिस्टम में सिमेट्री होगी हाँ, तो वहां पे सिमेट्री भी एक डिजेनरेसी। कंडीशन है। ये भी एक कंडीशन है। उसके अलावा 1D जो 1 डायमेंशन में जब बात करते हैं तो उसमें नहीं आती डिजनरेसी। ये दो क्यों कंडीशन क्यों होती है। रीजन क्या है ये? एक मिनट, आप ये बोल रहे हो ठीक है ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मिनट, मैं आपका जो मेरा जो स्टेटमेंट है ना वो क्या है, वो मैं दोबारा रिपीट करता हाँ, हूँ। आपने मेरे को सिस्टम बताया ठीक है, ओके, बट आई विल रिपीट अगेन। मैं मतलब सिस्टम सिमेट्री की अपन बात, सिमेट्री की है ना, सिमेट्री वो क्या है एक्चुअल मतलब डिजेनरेसी का। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, ये अपने पास में एग्जांपल था, यहाँ पे एक एग्जांपल था कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सिस्टम हो गया है ना। और एक तो ये है वनडे अपन बात करें, x = 0 से x = L हो गया। और एक आपने बताया कि x = -L से L/2 से, और x = ये सब 0 है, और L/2 अगर ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। और एक था, ये अपन एक बात करते हैं, ये तो 1D की बात करते हैं, ये क्या 2D की अपन बात कर रहे हैं कि 2D क्या ले अपन, हार्मोनिक ऑसिलेटर ले ली 2D में, या फिर 2D इनफाइनाइट वो ही लेते हैं अपन, इनफाइनाइट को। यहाँ पे क्या है, एक एक्स और वाई है, ये भी इनफाइनाइट बोल हो गए, इनफाइनाइट बोल हो गए ना, ओके। अब इसको मतलब थोड़ा देखना, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि सिस्टम के सिमेट्री होना चाहिए, सिमेट्री। मतलब सिस्टम में यदि सिमेट्री है तो वी कैन से दैट वहां पे कोई कहीं ना कहीं डिजेनरेसी होगी। आप मेरे को ये बताओ, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम, इसमें सिमेट्री कहाँ पे है? इसके इक्विवेलेंट कोई ऐसा इसके पास में पार्टीशन है इस रीजन के इक्विवेलेंट? हाँ, इसमें नहीं है। ये तो एसिमेट्रिक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिमेट्रिक लग रहा है। हाँ, ये तो x = 0 में सिमेट्री है सिस्टम। अच्छा 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 अच्छा। बट तो डेफिनेटली सिमेट्री मतलब कहीं ना एसिमेट्री जो कहीं भी बोल रहा हो तुम, तो कोई रेस्पेक्ट करके बोल रहा हो ना, मतलब x = 0, कोई मतलब विथ रेस्पेक्ट टू समवन यू सेड सिमेट्री और एसिमेट्री, राइट? हाँ हाँ हाँ, विदुर। मैं पोजीशन को रिगार्ड, हाँ मैं पोजीशन को बेसिस पे नहीं मान के कर रहा तब मैं पूरे सिस्टम के रेस्पेक्ट में सिमेट्री मान रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के जो अपने पास में वोक्स रीजन है, इसके हाँ, रेस्पेक्ट में कोई है कि यहाँ पे, तो सेकंड सिस्टम जो 2 डायमेंशनल ड्रॉ किया वहां पे क्या सिमेट्री है तब? वहां पे क्या हो, डेफिनेटली अपन वहां पे माने कि ये इस टाइप से कोई है अपने पास में एक एक्सिस एक्सिस पे होगा ये ना, और ये अपन मान सकते हैं ये एक्स है, ये वाई है। तो क्या हो सकता है कि एक्सिस पे क्या इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल होगी यहाँ पे ना, और सेम इसमें भी तो होगा पोटेंशियल वेल इनफाइनाइट। समझ रहे हो कि सेम, बट वहां पे एक कंडीशन ये है कि दोनों की जो मतलब विड्थ है वो सेम होनी चाहिए। सिमेट्रिक तभी तो होगा, विड्थ सेम होनी चाहिए, विड्थ जो भी अच्छा एक्स अच्छा, एक्सिस है। मतलब हम जो अभी सिमेट्रिक बात कर रहे थे वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में कर नहीं रहे थे। नहीं नहीं हम बोल रहे हैं नहीं, कि एक्सेस में सिमेट्री है, जैसा एक्स एक्सिस पे है हाँ वैसा। हाँ, तो वही बात। हाँ, सही है। तो मतलब मतलब जब भी डिजनरेसी होगी तो एक डायमेंशन में देख के नहीं बता सकते पर 1D में। 1D में बेसिकली मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो है सिमेट्री का, कि जैसा कि अपने पास में सिस्टम है, इस सिस्टम की सेम सिमिलर सिस्टम नहीं है यहाँ पे 1D में। वो सब ये एक यूनिक है ये इसका एक।
ओके, इसकी बात करें ये यूनिक है। ऐसा नहीं कि आप इसके, हाँ इसके रिगार्डिंग सिमेट्री है, इसके रिगार्डिंग डेफिनेट सिमेट्री है, बट ये मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि इस जैसा सिस्टम इसके पास में है क्या, पार्टिकुलर इसके साथ जो सेम वाले सिस्टम में मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, डेफिनेटली यहाँ पे इनफाइनाइट है। बट यहाँ 2D में है, 2D में क्या है कि एक्स एक्सिस के सिमेट्री, एक्स एक्सिस की बात करें वहां पे सिमेट्री है, पोटेंशियल है, वाई के साथ भी है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल इस सिस्टम से इस सिस्टम में मूव कर सकता है। समझ रहे हो बात? हाँ पवन, विद्युत नितेश बताओ, समझ नितेश में आप बताओ। एक बार पवन फिर से ठीक है, ये मैं सेकंड। दोबारा रिपीट करता हूँ। मतलब आपको एक पॉइंट समझ में आ गया कि जो मैं जो बात सिमेट्री बात कर रहा हूँ मैं वो ऐसा नहीं कि मैं मतलब एक पर्टिकुलर एक्सिस वो मतलब एज पोजीशन की बात करूँ। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल है और यहाँ पे क्या इनफाइनाइट पोटेंशियल, ठीक है ना, यहाँ पे एक पार्टिकल्स है वो, है ना वो, तो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो क्या है वो मूव कर रहा है ना, इसके पास में ऐसा कोई दूसरा रीजन नहीं है। समझ में आया? इसके पास में वो एक फिक्स रीजन है इसके पास में। और अपन जैसे बाउंड्री की बात करेंगे तो वह इनफाइनाइट पोटेंशियल है। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, और ये एक्स इजकल टू -L/2 से प्लस L/2। यहाँ पे तो सिमेट्री है, इसके रिगार्डिंग तो सिमेट्री है। मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसके पास में भी कोई ऐसा कोई वेव जो इनफाइनाइट पोटेंशियल है जो सेम सिमेट्री का रखता है, वो तो नहीं है ना, वो तो इनफाइनाइट है। और थर्ड केस ये है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये एक्स एक्सिस की अपन बात करेंगे, और वाई एक्सिस में क्या है इस टाइप से यदि अपन बात करें, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, पार्टिकल यहाँ है, बट उसके पास में तो ये है ना, एक्स और वाई एक्सिस पे दोनों के पास में सिमेट्री है, मतलब दोनों ही सेम पोटेंशियल इनफाइनाइट पोटेंशियल है, उनका विड्थ भी सेम है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ जा सकता है, तो वहां पे डिजेनरेसी होगी। आई थिंक ये क्लियर होगा विद्युत। हाँ पवन, हाँ हाँ। मतलब तुमने जो पिछले पिछले वाला डायग्राम किया ना, वो डायग्राम एक बार ड्रॉ करो ना। ये तो ठीक है, पिछले वाला पिछले जो डायग्राम एक एक्स वाई का। एक्स, अच्छा ये इनफाइनाइट हाँ तो ये ऐसे ऐसे कैसे समझाएंगे, मतलब जो सिमेट्री है, ये तो डायग्राम ठीक है। हाँ ये मेरे को ये पहले ये देखो कि पहले अपन एक्स एक्सिस की बात करते हैं, ये एक्स है वाई है ना, ठीक है, हाँ तो ये क्या हुआ, एक तो ये अपन पास मिल रहा है पोटेंशियल, हाँ हाँ और हाँ। ये मिल रहा है अपन को वाई एक्सिस पे, वहां पे कुछ मिल रहा था इस टाइप का कुछ, मतलब इसका जो 2D विजुअलाइजेशन तो ये है ना, ये तो 1D में अपन बोल रहे हैं कि इस टाइप से ना, ये इसका वो विजुअलाइजेशन है कि अपने पास में मतलब दो पोटेंशियल। मतलब हाँ हाँ, एक प्लेन से दूसरी प्लेन में जाएगा ऐसा कुछ। हाँ ऐसा कुछ है कि वहां अपने पास में दो सेम पोटेंशियल है, उसमें वो जा सकता है, बट हाँ यहाँ पे मतलब नहीं यहाँ है। पे एक प्लेन डिवाइड कर रहे हैं दो सिस्टम को, मतलब एक्स वाई प्लेन समथिंग, ये ऐसे कुछ। मतलब इसका ये एबव में एक आप ये सिस्टम है, उसका बिलो में एक सिस्टम है। आप ये बोल सकते हो। मितेश, कुछ चीजें थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? हाँ, लेकिन इसमें अगर अपन 2 कोऑर्डिनेट लें इस 2D वाले में, हाँ आप बताओ क्या क्या बोल रहे हो आप? ये जो अपन ने 2 डायमेंशन ले रहे हैं ना, यस यस, हाँ, इस अगर अपन इसमें क्या NX को भी 2 ले लें और NY को भी 2 लें, एन एक्स फिर को भी कैसे 2 ले एक्सप्लेन ले और करेंगे इसको? एन बाई को भी 2 ले ले, तो क्या हो गया, तो ठीक है, तो और एन एक्स को 3 है और एन बाई भी 1 है, तो ये भी सेम है रिजल्ट, आई थिंक देगा ये, नहीं देगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ डिजेनरेसी होगी, वो अपन तो ठीक है, अपन देखते हैं इसमें कितना डिजेनरेसी होता है, वो सेकंड अपन ये इसके बाद में यही आता है। तो बेसिकली मेन पॉइंट ये है कि सिमेट्री तभी सिमेट्री होगी ना तो सिस्टम में डिजेनरेसी होगी, सिमेट्री नहीं होगी तो डिजेनरेसी नहीं होगी। 1D में हमेशा डिजेनरेसी नहीं होती है क्योंकि वहां पे सिमेट्री नहीं होती है। और अपन देखेंगे धीरे धीरे, अभी देखते हैं, अभी तो अपन यहीं पे अटके हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आइगन फंक्शन क्या मिला अपन को बाई सोल्विंग बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद में, ये मिला अपन को जो इसका जो आइगन फंक्शन ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए आइगन फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। अपन बोल सकते हैं कि ये जो है ये क्या इंडिकेट कर रखा है,
ये अपन जो बेसिकली मेन बात ये है, आप थोड़ा देखो चीजों, इनफाइनाइट है प्लस इनफाइनाइट है, तो वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ नोड्स भी इंक्रीज करेंगे, एन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ नोड्स भी, जैसे कि अपन ग्राउंड स्टेट की बात करें, ग्राउंड स्टेट क्या है, ये वेव फंक्शन ये है। तो यहाँ पे देना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक नी है, मतलब वो ना अपन बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं होता है ना डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी इस टाइप से, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। समझ में आया, d5/dt यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक हाँ है, हाँ। ठीक है, तो चलो अपन और भी आगे देखेंगे, वो सब चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन ये है। और जो फर्स्ट एक्सेलरेटेड स्टेट के लिए आई थिंक वेव फंक्शन क्या, वो एंटीसिमेट्री मिला है अपन को। और सेकंड सेकंड बात तो ये हो रहा है, यदि कोई पोटेंशियल है ना, एक पोटेंशियल, एक कोई पोटेंशियल होता है, वो यदि सिमेट्री हो अपने एक्सिस के रिगार्डिंग, की एक्स इक्वल टू -l/2 है, एक्स इक्वल टू l + l/2, तो वहां पे अपन को दो वेव फंक्शन बनेंगे, सिमेट्री और एंटी सिमेट्री। वो अपन देखेंगे, इस केस में अपन देखेंगे l/2 + l/2, वो सब चलो बात की बात है, पहले अपन फोकस करते हैं इसी पर्टिकुलर केस पे, एक्स इक्वल टू a पे और एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू a पे। तो यहाँ पे क्या क्या मिला कि जैसे नंबर ऑफ नोड, जैसे अपन स्टेट को अपन इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ नोड्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट केस में क्या है, नंबर ऑफ नोड्स 0 है, अपन नंबर ऑफ नोड्स इन जो एंडिंग पॉइंट को कंसिडर नहीं करते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कंसिडर करते हैं कि जहाँ पे वेव फंक्शन 0 होता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेव फंक्शन 0 है। समझ में आया? हाँ पवन है। ठीक है, उसके बाद में जैसे अपन सेकंड की बात करेंगे तो क्या होगा कि इस टाइप से वो 2 नोड इंक्रीज कर जाएंगे कि यहाँ पे क्या है। और आप मेरे को ये बताओ कि इसका प्रोबेबिलिटी का वेव फंक्शन किस टाइप से ड्रॉ करेंगे, यदि अपन इसको प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं सेकंड स्टेट की, तो इसका वेव फंक्शन किस टाइप से ड्रॉ होगा विद्युत? क्या क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो क्या है, सिंगल वेव फंक्शन को इंडिकेट कर रखा है, वेव फंक्शन का ग्राफ है। अच्छा अच्छा, तुमने बोला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब साई स्क्वायर का, वो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट में जो हो ना वो पॉजिटिव पार्ट में चला जाएगा, मतलब पॉजिटिव ही होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नेगेटिव नहीं होगा ना, साई स्क्वायर यस है यस, इसका बिलो में जो पार्ट है ना उसका ऊपर में चला, हाँ हाँ ऐसे राइट। ये सब चीजें। ठीक है, तो बेसिक अपन ग्राउंड स्टेट में क्या है, इस स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी सिस्टम की, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस रेंज में अपन बोल सकते हैं मैक्सिमम। तो अपन निकाल ही सकते हैं ना, वो तो सब प्रोबेबिलिटी का सब चीजें बाई लिमिट लगा के सब चीजें, इतना तो अपन को सब कुछ पता है। उसके बाद में आता है कि द पॉइंट वेयर साइन 0 एक्सपेक्ट बाउंड्री कंडीशन, उसको अपन नोड पॉइंट बोल रहे हैं। नंबर ऑफ नोड इंक्रीज करेंगे तो क्या एनर्जी भी इंक्रीज कर रहे हैं, जैसा कि अपन ने स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ा था, सब चीजें वो सब सबने बताया था। नंबर ऑफ नोड्स क्या है, n-1 है, क्योंकि थर्ड एक्सिस में नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 2 होंगे, वो निकालने का। क्वांटाइजेशन कंडीशन कम फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन, श्रोडिंगर पिक्चर में जो क्वांटाइजेशन कंडीशन निकल के आती है कहाँ से, बाउंड्री कंडीशन पुट करने के बाद में, कि वेव फंक्शन एट ए पर्टिकुलर बाउंड्री पे किस टाइप से बिहेव कर रहा है, उस पर्टिकुलर बाउंड्री को उस मतलब जो भी अपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे, और अपने अपन को एक जो भी आउटकम मिलेगा उस क्वांटाइजेशन कंडीशन मिल जाएगी। और ये सब मैंने बताया दिया। तो ये तो पवन, हो गया बट, हाँ हाँ तो हाँ कौन हाँ सा तो मतलब बाउंड्री कंडीशन से क्वांटाइजेशन कंडीशन आएगा, तो क्वांटाइजेशन कंडीशन कौन सा है? ये है ना एनर्जी का क्वांटाइज, n² π² s/2m², ये ग्राउंड स्टेट के अच्छा लिए अच्छा, मतलब एनर्जी का। जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है। यस यस, ये काम रहा। तो ठीक है, अच्छा, अच्छा। ओके। तो बट वहां पे क्या है, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी दे रखा था, जो भी बोर थ्योरी ने NH कट अपन हो गया, ये सब है ना एक एडोक मैनर, मतलब एक विदाउट एनी कैलकुलेशन वो बता दिया कि ये होगा भाई। बट यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन के पुट करने के बाद बेसिस हुआ, और रिजल्ट भी मिले हैं, रिजल्ट भी मिले, मतलब वो उन लोगों ने जो बताया था वो मैच भी कर रहे हैं। जैसे बोर ने जो भी हाइड्रोजन एटम के बारे में जो भी बताया था ना एनर्जी का, जो भी फॉर्मूला था, विदाउट एनी श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई, वो जो जब अपने श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई भी किया तब भी रिजल्ट सेम मिले थे। इतना तो अपन को बेसिक आइडिया होगा, है ना, बोर थ्योरी के बेसिस पे और श्रोडिंगर इक्वेशन बेसिस पे दोनों का रिजल्ट सेम था। उसके बाद अपन बात करते हैं कि वेव फंक्शन का जो स्पेस पार्ट है उसका डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला ये यहाँ पे दे रखा है
क्या आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पता हो? प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? यदि कोई 1D की अपन बात करते हैं, 1D में तो उसका वैल्यू 1 आता है, मतलब ये क्या डायमेंशन लेस है, तो इस क्वांटिटी को अपन डायमेंशन लेस कर देंगे ना, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको मतलब क्या है, साइन का यदि लिमिट वो जो डायमेंशन 1/√L होगा, मतलब मीटर माइनस हाफ होगा। तो इसको अपन पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/L²। और यहाँ 1/L, और यहाँ पे dx की भी जो डायमेंशन है L, तो L से L से क्रॉस हो जाएगा तो 1 आएगा। तो मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन को पुट करके अपन निकाल सकते हैं डायमेंशन क्या होगी वेव फंक्शन की, 1D में, 2D में, 3D में, सब चीजें। ये सब क्लियर है बिजू? हाँ अ, ये पवन। क्लियर है, बट ये क्या बोला ये इक्वेशन से डायमेंशन आएगा मतलब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से? अरे भाई मेरे को ये बता, ये अपने पास में नॉर्मल कंडीशन है, इसकी हाँ वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ इस टर्म पे देखो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, 1 है। तो अपन को इसको ये इक्वल तभी होगा जब वेव फंक्शन भी इस डायमेंशन, ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, डायमेंशन लेस बनेगी। क्या होगा कि वेव फंक्शन यदि √L होगा ना, तभी तो ये डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि 1/√L होगा हाँ तो हाँ, इसको ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। बेसिकली, मतलब बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है डायमेंशन हाँ निकालने का डायरेक्ट। हाँ, तो इसको अपने आप यूज करेंगे और निकल जाएगा डायमेंशन लेस क्वांटिटी दोनों तरफ ठीक है। तो ये सभी के लिए अप्लाई है, 1D के लिए, 2D, 3D, और वो फेज स्पेस, मोमेंटम स्पेस, जो भी है, जो भी चीज में अप्लीकेबल है ना। उसके बाद में आता है कि कुछ कंडीशन की, जो वेव फंक्शन पर ने चूज किया है क्वांटम मैकेनिक्स में, उनकी कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वेल डिफाइंड वेव फंक्शन होना चाहिए। तो पहली बात तो वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वेव फंक्शन गया और एक डिस्क यहाँ पे भाग गया, या इस रेंज में वेव फंक्शन है नहीं, तो वो ऐसा नहीं, वो कंटिन्यूस वेव फंक्शन होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो डिसकंटिन्यूटी है d5/dx की, वो डिपेंड करती है पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिसकंटिन्यूटी, और या फिर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी या इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि ये क्लासिकल एग्जांपल है कि अपने पास में वो होता है ना, देखो ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉल है, और यहाँ पे पार्टिकल्स कोलाइड किया, और उसके बाद में मोमेंटम में चेंज हुआ, जो डेल्टा पी का चेंज हुआ। तो इस पर्टिकुलर केस में जो d5/डेल्टा5/डेल्टा x, वो क्या है, डिसकंटिन्यूस बिहेव करेगा। उसके बाद में यदि कोई फाइनाइट चेंज हुआ है पोटेंशियल में, जैसे कि स्टेप पोटेंशियल पर हम देखते हैं, उस पर्टिकुलर केस में d5/dx है ना, वो कंटिन्यूस होगा। ये अपन कैसे बता पाएंगे? यदि अपन को, फॉर एग्जाम्पल की अपन बात करूं मैं, कि ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो आप, कि आप मेरे को ये बताओ कि फॉर 1D इनफाइनाइट के लिए जो वेव फंक्शन क्या होता है, 2 पाई अपॉन ए साइन n पाई x अपॉन ए होता है ना। इसका अपन डेरिवेट करते हैं, del5/डेल्टा x, तो क्या आ गया, 2/a कोस n पाई x अपॉन ए, और जो कुछ फैक्टर आ गए ना, आप इसको पुट करो किस पे, x=0 पे और x=a पे, क्या वैल्यू मिलेगा? ग्राउंड स्टेट की अपन बात करते हैं, क्या होगा कि x=0 पे जो d5/dx क्या की वैल्यू क्या होगी, 1। या अपन जो कुछ भी फैक्टर मिलेगा अपन मान सकते हैं कि 2 पाई अपॉन ए मिल गया, या पाई अपॉन ए। और x=पाई पे क्या मिलेगा, ए पे -1। क्लियर? कोस पाई। यस यस। तो मतलब दोनों क्वांटिटी डिफरेंट है ना। डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि पर मेजर करते हैं ना, कि उसका राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट दोनों इक्वल हो, तो वी कंसीडर कि भाई कंटिन्यूस होगा, उसका जो डेरिवेटिव है ना। ये अपन ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल। हाँ पवन, हाँ ठीक है। तो बेसिकली वही है, मतलब ये ना, ये इसका एक एग्जांपल है, मतलब ये डिसकंटिन्यूटी ऐसा नहीं लिखा, ये ऐसे लिखा, लिख दिया। अपन इसको अपन देख चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने बताया ना भी एग्जांपल, वे फंक्शन मान के उसका डेरिवेट करके और बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे, दोनों जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अपन को मिली है, तो अपन बोल सकते हैं कि d5/dx का जो फाई का जो डेरिवेटिव है वो डिसकंटिन्यूअस है एट ए बाउंड्री। ओके। उसके बाद में ये सब चीजें अपन ने देख लिया कहाँ के पे, और और इस पर्टिकुलर केस में यदि अपन अप्लाई करेंगे ना d5/dx को, वहां पे डेफिनेटली सेम वैल्यू मिलेगी, वो अपन देखेंगे, बाद में देखेंगे इसका मैथ, वो सब मैथमेटिकल चीज। उसके बाद बाउंड, जो बाउंड सिस्टम होता है,
उसके लिए अपने देखा था कि जो बाउंड सिस्टम के लिए एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट पे क्या वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा। डेफिनेटली होगा कि अपन बोल सकते हैं कि जैसे कि एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है और यहाँ पे क्या वेव फंक्शन जीरो है, देखा था ना। इसके बाद तो बियॉन्ड जीरो था वेव फंक्शन। तो बाउंड सिस्टम का होने का मतलब ये है कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट पे वेव फंक्शन शुड भी जीरो होना चाहिए फॉर बाउंड सिस्टम के लिए। ओके, उसके बाद में एक जो सेकंड टर्मोलॉजी आती है फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, मतलब जो कंप्लीट रीजन में क्या है, जो वेव फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट अपन को दे रहा है। उसके बाद में एक चीज आती है वेव फंक्शन की सिमेट्री अबाउट ए पॉइंट है। क्या होता है कि यदि कोई यहाँ पे वेव फंक्शन है वो सिमेट्री है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, तो वो अपन को सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों मिलते हैं। बिल्कुल सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक फॉर नॉन डिजनरेट स्टेट पोटेंशियल। ये बात समझ में आई ये या मितेश, ये जो पॉइंट है सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक। एक, हाँ ये वाला समझ आ गया। समझ, क्योंकि अपन ने ऑप्टेन भी किया ना वेव फंक्शन, एक ये सिमेट्रिक था ग्राउंड पे, एंटी सिमेट्रिक क्या होगा, फर्स्ट स्टेट पे था, उसके बाद में सिमेट्री था। बेसिकली ये है कि यदि पोटेंशियल सिमेट्री है अबाउट ए पॉइंट है, तो वहां पे क्या होगा, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन हमको मिलेंगे। ये सब अपन को दे रखा है है ना। उसके बाद पवन में ये वाला, हाँ बताओ क्या। ये जो अपन देख रहे हैं पोटेंशियल वेल है, हम्म, इसकी बाउंड्रीज पे अपन मान रहे हैं कि ये जो वेव फंक्शन आ रहा है अपना जीरो आ रहा है। यस यस। तो अपन इसको ऐसे देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है, लगने वाला फोर्स आगे। एक मिनट, पोटेंशियल अपने पास में इनफाइनाइट है यस, फोर्स तो क्वेश्चन में, तो पोटेंशियल यहाँ अपने पास। फोर्स पोटेंशियल हाँ इनफाइनाइट है अपना। हम्म। तो अपन इसको एक तरह से कांस्टेंट पोटेंशियल माने। कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल अपन कैसे मान सकते हैं इसको। मतलब तो बाउंड्री में फोर्स कितना होगा? हाँ फोर्स कितना होगा इस पे। कितना फोर्स मतलब पार्टिकल अप्लाई करेगा, हाँ तो मतलब वो तो वो होता ना कि फोर्स क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी अपॉन dt। पार्टिकल का अपन देख लेंगे कि कितना कितना मोमेंटम चेंज हुआ है अपन का टाइम। एवरेज जो मोमेंटम निकल के आया था वो तो अपना जीरो निकल के आया था। हाँ निकल गया जी, डेफिनेटली निकल गया था हाँ। हाँ तो मतलब एवरेज फोर्स भी जीरो होगा। तो एवरेज एवरेज फोर्स, फोर्स देखो जीरो हुआ। इसको आप ऐसे समझो कि फोर्स को आप कैसे डिफाइन करते हो, माइनस डीवी बाई डी एक्स। इसका मतलब पोटेंशियल का पोजीशन के साथ आप कर्व बनाओगे तो उसका जो स्लोप है वो फोर्स को बताएगा, ऐसा ही होगा ना। हम्म और स्लोप को अपन टेन थीटा से लिख सकते हो ना। हम्म हम्म, तो इस कर्व के अंदर देखो जो अपन ने पोटेंशियल वेल बनाया है, पोटेंशियल वी एक्स का एक्स के साथ में कर्व है, ये बाउंड्री पे स्लोप कितना है इसका, 90 डिग्री है। हाँ। तो मतलब हाँ पाई बाई टू है, थीटा पाई बाई टू है, और टेन 90 डिग्री जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब बाउंड्री पे पार्टिकल पे एक इनफाइनाइट फोर्स लगेगा जो उसको वापस बैक साइड में वो मूव करवाएगा, ऐसा कुछ समझ सकते हो इसको। हाँ वो सर आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ डेफिनेटली यही है इसका रीजन। हाँ कि उस पे एक इनफाइनाइट पोटेंशियल और इनफाइनाइट फोर्स लगेगा, वो वापिस वो रिटर्न होगा, उसके बाद यहाँ पर भी इनफाइनाइट फोर्स लगेगा। मोहित एक बार फिर से रिपीट कर दो। मतलब कि जो फोर्स होता है वो माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है ना। इसका मतलब यस पोटेंशियल का v का x के साथ जो कर्व बनाओगे उसका जो स्लोप है, स्लोप को ही तो हम लिखते हैं ना डीवी बाई डी एक्स। हाँ हाँ तो फोर्स स्लोप को बता रहा है, और स्लोप का हमें पता है एक फॉर्मूला टेन थीटा होता है ना। यस हाँ तो अब यहाँ पे बाउंड्री पर देखो आपकी पोटेंशियल का और पोजीशन में स्लोप कितना है पोटेंशियल का बाउंड्री पर, x इक्वल्स टू a पर।
90 90। वहां से निकाल सकते हो 10 90 इनफाइनाइट करके। ओके ओके। तो हाँ विद्युत क्लियर है? continue। आई थिंक ये भी मेरे को, हाँ विद्युत, थैंक यू मोहित सर, आपने जो एक्सप्लेन किया। हाँ हाँ और विद्युत समझ में है ना? हाँ हाँ समझ में आ गया। हाँ तो कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक वेव फंक्शन का मोमेंटम स्पेस में और वो जो रिलेशन दे रखा है कि हाउ टू राइट वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस, तो वही सब पूरे ट्रांसफॉर्म अपन ने यूज किया है, अपन अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़। इतना तो बेसिक आइडिया अपन को पता है सब चीज। ओके, ये सब चीजें दे रखी है, 3D में है ये सब चीजें। हाँ, यहाँ पे अपन बात करते हैं बाउंड स्टेट की। वो क्लासिकली पिक्चर क्या है कि बाउंड स्टेट का मतलब क्लासिकली क्या मतलब है। देखो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल का और एक्स के साथ में ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, और ये एक पार्टिकल की एनर्जी है, E1 है, E2 है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, E2 ग्रेटर देन E1। ओके, ठीक है। बेस जब पार्टिकल की एनर्जी, जब पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो क्या है, E1 से लेस देन होगी ना। जब पार्टिकल की जो एनर्जी अपन E मानते हैं वो लेस देन E1 होगी, तब तो सिस्टम क्या होगा, इस स्टेट में रह सकता है, बाउंड स्टेट में रह सकता है। जब पार्टिकल की एनर्जी E1 से ग्रेटर देन E1 से ज्यादा होगी तो डेफिनेटली क्या होगी, पार्टिकल यहाँ पे आएगा, वो तो इस बैरियर को पार पार कर निकल जाएगा ना। तो वो ना, मतलब क्लासिकली जो बाउंड सिस्टम होता है वो रीजन को इंडिकेट करता है कि उसकी एनर्जी उससे हाईएस्ट एनर्जी से कितना कम है कितना ज्यादा है, मतलब एक पर्टिकुलर मतलब रीजन को इंडिकेट करता है, जो कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं। बट यहाँ पे देखो, क्वांटम मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, वो भी टोटल एनर्जी थी, उस पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है सिस्टम का, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट पे जो वैल्यू है उससे कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या है इसकी, ये देखो आप यहाँ पे देखो, कि अपनी जो एनर्जी थी, यहाँ पे एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 m a स्क्वायर की बात। ओके, और इस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट पे क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, ये तो इनफाइनाइट पोटेंशियल होगा। फिर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे अपन कितना भी आगे मूव करे तो पोटेंशियल इनफाइनाइट है। ओके, बट जो एनर्जी है वो तो क्या है, वो तो ये है, उससे तो कम है ना, इनफाइनाइट से तो कम है ना। ये हाँ यस विद्युत, पवन। या तो ये यस यस। मतलब क्वांटम मैकेनिकली अपन पोटेंशियल से डील करेंगे कि सिस्टम बाउंड है, बट क्लासिकली क्या है, एक रीजन इंडिकेट करता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में क्या चीजें हो रही है। अच्छा, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। और दूसरी बात है ना, यहाँ पे अपन काइनेटिक एनर्जी से भी बता सकते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से भी अपन वो कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। ठीक है, उसके बाद में एक दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोजन एटम। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, अपन यदि R इजिकल टू इनफाइनाइट करें तो क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो सकता है, ए आर आर एक्स इजिकल टू क्या होगा, मतलब R होगा तो इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट होगा, और पोटेंशियल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो जाएगा यदि R को इनफाइनाइट करेंगे तो। अब अपन को पता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी होती है वो क्या होता है, -13.6, वो जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ओके, अब देखो कि R इजिकल टू इनफाइनाइट पे जो एनर्जी है वो भी तो यही होगी, मतलब नेगेटिव होगी, तो अपन बोल सकते बाउंड स्टेट में है। और यदि R इजिकल टू इनफाइनाइट पे जो एनर्जी अपन को जो पॉजिटिव मिली है तो अपन बोल सकते हैं कि अनबाउंड स्टेट में है। बोलते हैं ना कि वो वो बाइंडिंग एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो अपन कितने एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाता है, तो अपन बोल सकते हैं कि अनबाउंड सिस्टम में चला गया। तो वो क्या है, उसकी जो टोटल एनर्जी है ऑलमोस्ट पोटेंशियल के बराबर हो जाती है। पोटेंशियल इन्फ्लुएंस है उसको यदि अपन को दे देंगे तो पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस को बैरियर को रिमूव कर देगा, तोड़ देगा, तो वो अनबाउंड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन अपन यूज करेंगे। डेफिनेटली क्या है कि कॉम्प्लेक्स है तो देखो जे नॉट इक्वल टू जीरो। अपन क्या बोला था, जे मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर रीजन से पार्टिकल मूव कर रहा है, डेफिनेटली उस रीजन को वो
उसके इन्फ्लुएंस को रिमूव करके दूसरे रीजन में जा रहा है, मतलब वहां पे स्पीड, मतलब उसका मूवमेंट हो रहा है, वहां पे बोल सकते हैं जे की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अनबाउंड का मतलब ये हुआ कि वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स होगा तो अपन को पता है कि जो जे है, जे जो किस पे डिपेंड करता है, इमेजरी पार्ट पे, तो डेफिनेटली इमेजरी पार्ट यहाँ पे इंक्लूड होगा, तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। और जब नॉट इक्वल टू 0 है तो प्रोटीन जो टाइम पे डिपेंड करेगी, तो प्रोटी क्या चेंज होगी। दिस इज द कंप्लीट पिक्चर फॉर रियल और कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन एंड डेंसिटी समथिंग दैट। आप ये बताओ भी, जो समझ में आया नहीं है। हाँ पवन आया। ठीक। मितेश, हाँ पवन। समझ में आया ये चीजें? हाँ हाँ। ओके। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन की। ठीक है, कि अपने पास में क्या एक श्रोडिंगर इक्वेशन है, 1D श्रोडिंगर इक्वेशन है। अपने केस यूज किया, केस कि यदि पार्टिकल की जो एनर्जी है वो पोटेंशियल से ज्यादा है, अपन बोल सकते हैं यदि एनर्जी पार्टिकल की पोटेंशियल ज्यादा है तो डेफिनेटली क्या है, कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन मिलेगा, जैसा कि अपन ने पहले अभी जस्ट अपने देखा कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे देखो कि एक 1D एक श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसमें अपन E ग्रेटर देन V करेंगे तो क्या होगा, ये अपन को मिलेगा, ये कांस्टेंट अपने पास में कांस्टेंट है ना, ठीक है। ओके, उसके बाद में इसका यदि अपन ये क्या है, एक 2 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई अपन को, और इसका जो सॉल्यूशन इस टाइप से होता है, ये अपन को पता है ना, इसका सॉल्यूशन ये तो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, डी स्क्वायर प्लस ये एम स्क्वायर इक्वल टू 0 ना, डी इक्वल टू प्लस माइनस एम। तो अपन बोल सकते हैं ना कि जो भी y होगा c1 की पावर माइनस एम एक्स प्लस c2 की पावर एम एक्स प्लस एम एक्स, ये तो सॉल्यूशन होता है ना डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। विद्युत, यस पवन। हाँ ओके, पवन। तो ये अपने पास में सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका जो टोटल जो करंट डेंसिटी वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो सॉल्यूशन मिला है ना कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन का ये है। कंडीशन क्या है, E ग्रेटर देन V है। कंडीशन सेकंड क्या है कि यदि कोई पार्टिकल की एनर्जी V से कम है, पोटेंशियल से कम है, तो वहां पे किस टाइप के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे डिफरेंशियल श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करने के बाद में। तो देखो यहाँ पे रियल वेव फंक्शन मिले, रियल सॉल्यूशन मिले, रियल वेव फंक्शन है, डेफिनेटली इसका 0 होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, सब चीजें अपन देखेंगे, इसका मतलब क्या है, डी की सब चीजें क्यों हो रहा है सब देखेंगे अपन, कि बोथ द सॉल्यूशन आर रीजन E ग्रेटर देन V एंड पॉसिबल व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट। देखो ये एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि पोटेंशियल पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है ना, उसी कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे देखो पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तभी तो ना अपनी जो ये जो टर्मोलॉजी अपने यूज किया अल्फा कांस्टेंट रख दिया, नहीं ये क्यों है, क्योंकि ई भी कांस्टेंट है और वी भी कांस्टेंट, तो डेफिनेटली ये भी कांस्टेंट, एम तो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट हो गया। तो ये सब चीजें सॉल्यूशन मिले हैं ना, वो मिले हैं एक कंडीशन पे, वो कंडीशन है पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए। यदि पोटेंशियल वेरी होगा ना, वेरिएबल होगा, तो अपन इसको ये नहीं बोल सकते कि ये अल्फा कांस्टेंट है, उसका कुछ टर्म, ये कुछ टर्मोलॉजी होगा, इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, ये सॉल्यूशन डिफरेंट होंगे फिर। ठीक है, उसके बाद में आती है चीजें, हाँ ये एक एग्जांपल दे रखा है कि उसका एक ग्राफिकल पिक्चर किस टाइप से होता है, वेव का मतलब वेव जो वेव फंक्शन है वो यदि पोटेंशियल उसका एनर्जी है वो पोटेंशियल ज्यादा होगा तो किस टाइप से उसका डीके होगा, उसका जो ग्राफिकल पिक्चर किस टाइप से है वो दे रखा है यहाँ पे। देखो कि अपने पास में, देखो यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट दे रखा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तभी अपन मेजर कर पाएंगे ये कॉम्प्लेक्स है और ये रियल वेव फंक्शन है। यदि पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा तो वी कैन नॉट से दैट कि अल्फा भी कांस्टेंट है, वो अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि वी वेरिएबल तो अल्फा वेरिएबल होगा। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में डायरेक्ट अपन ऐसा नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई किया और सॉल्यूशन मिल गई, नहीं, वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन अपन यूज करना पड़ेगा, और जो भी जो वेरिएबल है उस चीज को अपन करना पड़ेगा, डायरेक्ट अपन नहीं बोल सकते इसका सॉल्यूशन ये होगा। कंडीशन ये है कि पोटेंशियल कांस्टेंट हो। तो बेसिकली हुआ है कि यदि यहाँ पे दे रखा है कि पोटेंशियल 0 है और यहाँ पे पोटेंशियल V इक्वल टू V नॉट है और यहाँ पे पोटेंशियल 0 है,
और यहाँ ये पार्टिकल की एनर्जी का वो है कि ये एक एनर्जी दे रखी है कि इस पार्टिकल की एनर्जी ये है। ओके, इस रीजन की अपन बात करते हैं, फर्स्ट रीजन की। इस रीजन में क्या है, पार्टिकल की एनर्जी क्या है, पोटेंशियल ज्यादा है, तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स होंगे। इस पर्टिकुलर रीजन में एनर्जी क्या है, कम है, तो अपन बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा, वेव फंक्शन रियल होंगे। और इस पर्टिकुलर रीजन में क्या है कि जो पोटेंशियल कम है, मतलब क्या है कि जो एनर्जी ज्यादा है, तो अपन बोल सकते हैं कि पोटेंशियल जो वेव फंक्शन क्या है वो कॉम्प्लेक्स होंगे। ये अपने जब भी जस्ट अपन पढ़ाए तो वो उसको अपन राइट कर लिख दिया। सेकंड जो रीजन है वहां पे क्या है कि जो एनर्जी है वो कम है, पोटेंशियल से कम, क्या होगा कि जो एनर्जी है वो लोअर देन पोटेंशियल है, तो वेव फंक्शन क्या होंगे, रियल मिलेंगे। ये थर्ड गया। इफ वी पुट x टेंस टू इनफाइनाइट तो क्या होगा, बिकॉज दिस इज इमेजरी वेव फंक्शन। तो ये सब चीजें ठीक है। देखो अब है ना, ये तो अपने पास में एक प्रॉब्लम थी, वेव फॉर्मेशन किस टाइप से होगी, वेव किस टाइप से, वेव फॉर्मेशन किस टाइप से, उसका ग्राफिकल पिक्चर क्या है अपन देखते हैं इसमें। तो पहले अपनी कुछ कंडीशन होती है जो ग्राफ को प्लॉट करने की। वो पहली कंडीशन क्या है कि जो वेव फंक्शन है कंटिन्यूस होना चाहिए। जो सेकंड जो कंडीशन है वो कंटिन्यूस तभी होगा जब वी एक्स फाइनाइट होगा, और जब डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब वी एक्स इनफाइनाइट होगा। एट ए मतलब जब जहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है वहां पे वेव फंक्शन जीरो होता है, सो भी वेनिस। वेनिस ये सब, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। और जहाँ पे वेव पोटेंशियल माइनस इनफाइनाइट है, जैसे कि डिराक डेल्टा पोटेंशियल अपन बात करें माइनस इनफाइनाइट, तो वहाँ पे वेव फंक्शन भी इनफाइनाइट नहीं होगा, वो वेव फंक्शन वहाँ पे जीरो नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, प्लस इनफाइनाइट है तो वेव फंक्शन जीरो होगा, माइनस इनफाइनाइट तो वहाँ पे वेव फंक्शन जीरो नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा वो अपन नेक्स्ट जो भी अपने पास सिस्टम आएगा वो अपन देखेंगे। तो ये जो वेव फंक्शन जो एट ए पर्टिकुलर रीजन में पोटेंशियल में जो ड्रॉ करने की जो फीचर है वो ये है। ठीक, सो यहाँ पे देखो आप, ठीक, यहाँ पे देखो कि अपने पास में क्या है कि एक पोटेंशियल दे रखा है यहाँ पे, सिंपल एग्जांपल इनफाइनाइट पोटेंशियल है, और यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल है। इसका एक वेव फंक्शन अपन ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, जैसा कि अपन बताया कि वेव जहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट तो क्या होगा, वेव फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे वेव फंक्शन जीरो है। ओके, और जिस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे पोटेंशियल में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है वहां पे क्या होगा, नहीं, अपन को मिलेगा एक एट एक पॉइंट मिलेगा, मतलब क्या होगा, एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि ये टर्निंग पॉइंट है, की पॉइंट, नी पॉइंट बोल सकते हैं, नहीं। ओके, उसके बाद में क्या होगा कि वेव यहाँ पोटेंशियल जीरो है, तो वेव फंक्शन क्वेश्चन कुछ होगा, उसके बाद में जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली जहाँ पे पोटेंशियल इन प्लस इनफाइनाइट तो वहाँ पे वेव फंक्शन जीरो होगा, और जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी पोटेंशियल में तो वहाँ पे डी फाइव अपॉन डी एक्स में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, डिसकंटिन्यूटी होगी, जैसा कि अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे स्लोप जीरो है, डी फाइव अपॉन डी एक्स जीरो है, यहाँ पे डी फाइव अपॉन डी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे। यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने अभी कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पे जो वैल्यू है वो जीरो है, यहाँ पे वन है, और यहाँ पे -1 है, देखा था जस्ट। ओके, तो वी ऑब्जर्व नी इन दी वेव फंक्शन ओनली इफ देयर इज ए इनफाइनाइट चेंज इन पोटेंशियल। ये समझ में आया मितेश? इट इज क्लियर? यस पवन। बिंदु? ये सोनिस पवन, वहां पे तुमने जो लिखा डेल साई बाई डेल एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब वहां पे तो पोटेंशियल इनफाइनाइट है एट द बाउंड्री पॉइंट है ना वो? मतलब बाउंड्री पॉइंट के अंदर में है तब। अच्छा, तो देखो आप एग्जाम देता हूँ आपको ना, ठीक है, तो कि 2 अपॉन अपॉन ई का आइगन फंक्शन है, ग्राउंड स्टेट की अपन बात करें, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा एक्स क्या होगा इसका, कोस पाई एक्स अपॉन ई, और x इक्वल टू जैसे अपन जीरो पुट करेंगे बाउंड्री कंडीशन, तो क्या उसकी वैल्यू क्या हो गया, 1, है ना। हम्म। तो अपन बोल सकते हैं कि है ना, ये वेव फंक्शन किस टाइप से हुआ है कि ये जीरो है उसके बाद में 1 से स्टार्ट हुआ है, तो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे है। मतलब समझाने की बता रहा हूँ, मतलब बट होता क्या इस टाइप से होता है ना कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी इस टाइप से, यहाँ पे क्या होगा, एक एट ए पर्टिकुलर यहाँ पे ऐसे टाइप से होगा, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस टाइप इस टाइप से नहीं होगा, ये होगा इस टाइप से, और ये
चेंज होगा यहाँ पे, स्लोप में चेंज होगा। यहाँ स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप 1 है। आप थोड़ा ये देखो, ठीक है मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो थोड़ा कि ये पोटेंशियल अपने पास में पोटेंशियल है, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, और ये वी एक्स इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल है। और कंडीशन क्या है वेव फंक्शन को प्लॉट करने की, जहाँ पे पोटेंशियल प्लस इनफाइनाइट हो तो वहाँ पे वेव फंक्शन 0 होगा, और d5/dx की दो कंटिन्यूटी है, दो कंडीशन है, ठीक है। तो अपन ठीक है साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस पर्टिकुलर रेंज में क्या होगा, वेव फंक्शन 0 है, 0 है। जैसे यहाँ पे आया वेव फंक्शन, देखो यहाँ पे जो स्लोप क्या है, d5/dx की वैल्यू क्या है, 0 था ना, यहाँ पे स्लोप 0 है। यहाँ पे देखो कि स्लोप है ना, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे 0 जाएगी स्लोप, उसके बाद में डिक्रीज करेगी, यहाँ पे -1 हो गया। देखो कि यहाँ पे जो ना ऐसा नहीं कि ये कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे एक ऐसा कुछ एक डिसकंटिन्यूटी का रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे भी स्लोप 0 है, उसके बाद नेगेटिव हो गया, उसके बाद स्लोप 0 हो गया। यहाँ पे +1 है, 0 है, d5/dx 0 है, उसके बाद -1 है, वो 0 हो गया। तो डेफिनेटली पॉइंट क्या है कि इन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, अब्रप्टली चेंज हुआ है d5/dx की वैल्यू x के साथ में, नॉट कॉन्स्ट। ये समझ में आया विद्युत? हाँ हाँ समझ में आया। ओके। उसके बाद में यहाँ पे देखो एक ग्राफिकल पिक्चर भी यहाँ पे दे रखी है, कि अपन अज्यूम करें कि पार्टिकल्स इसकी एनर्जी क्या है, वो इसकी ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, इसका वी नॉट है इस पे, और उस पार्टिकल की एनर्जी यहाँ पे है इस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है जी। तो क्या होगा कि पार्टिकल की जो इंसिडेंट एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, क्या इस पर्टिकुलर रेंज में क्या मिलेगा कि यहाँ पे E ग्रेटर देन V है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स, वो सब कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन मिलेंगे, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन मिलेंगे, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स वेव, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, नो ओसिलेटरी। देखो थोड़ा सा देखो यहाँ पे, देखो कि जो भी अपने पास जो वेव फंक्शन मिले थे ना, वो भी मैं बताया था, वहां पे क्या e⁻i⁴ है, मतलब ओसिलेटरी वेव फंक्शन है ना ये तो। समझ में e⁻i⁴ तो अपन लिख सकते हैं ना कि cos kx/i sin x, मतलब cos x sin x तो ओसिलेटरी वेव फंक्शन है। तो होगा क्या कि जो जो इंसिडेंट जो वेव फंक्शन होगा वो इस टाइप से ओसिलेट करेगा, और इस पर्टिकुलर रीजन में भी ओसिलेट करेगा। बट होगा क्या, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा, क्योंकि जो डिपेंड, यहाँ पे देखो जो वेवलेंथ है किस पे डिपेंड करती है, मोमेंटम पे। मोमेंटम क्या है, इसकी वैल्यू ये है। इस पर्टिकुलर रीजन में क्या है, जो पोटेंशियल है 0 है, तो वी कैन से जो मोमेंटम √2 me। बट यहाँ पे क्या है, मोमेंटम की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल वी नॉट है, तो कम हो रही है, तो क्या वो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पे जो होगा ना वेवलेंथ है वो इस टाइप से होगी। यहाँ पे जो इस टाइप से वेव आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर रीजन में वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद से सेम प्रोसेस, समझ में आया, ये इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हाँ यस हाँ प्रोड्यूस। पवन। समझे, ठीक है। ओके। उसके बाद में यहाँ पे देखो सेकंड केस ये है कि जब पार्टिकल की एनर्जी है ना, वो वी नॉट से कम है, वो इसी जो 0 है उससे ज्यादा है, बट वी नॉट से कम है, तो देखा क्या गया, पार्टिकल का एनर्जी लेवल ये है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा ही से पोटेंशियल ज्यादा, तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ऑसिलेटरी वेव फंक्शन हम लोग को मिलेगा। बट सेकंड केस में क्या है कि उससे पोटेंशियल से कम है, तो अपन क्या बाउंड स्टेट की बात करेंगे। बाउंड स्टेट मतलब रियल फंक्शन की बात करेंगे। रियल फंक्शन क्या है, डीके फंक्शन होता है ना, e⁻−α x प्लस e⁻+α x ये होगा। तो डेफिनेटली क्या है, ये ना ये डीके फंक्शन है, तो यहाँ पे ना पार्टिकल इस टाइप से डीके करेगा, ठीक है। और में उसके बाद में यहाँ पे देखो नो साइन, नो ऑसिलेटरी फंक्शन होगा, हाइपरबोलिक सॉल्यूशन पर को मिले हैं, तो डेफिनेटली हो। ये बात समझ में आई नहीं है, इस पर्टिकुलर रीजन में क्या चेंज हुआ वेव फंक्शन में, वो डीके करने लग गया। ऑसिलेशन नहीं है यहाँ पे, ऑसिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, देखो कि अपने पास जो सॉल्यूशन मिले थे श्रोडिंगर इक्वेशन से, E < V0 पे क्या मिले थे, रियल वेव फंक्शन मिले थे, मतलब डीके वेव फंक्शन, हाइपरबोलिक वेव फंक्शन मिले थे। मितेश, विद्युत,
यस यस, मतलब जिस टाइम एनर्जी ज्यादा होगा उस टाइम सॉल्यूशन साइन एक्स कॉस एक्स के मतलब टर्म में आएगा ना। हाँ बस बस ये अपन को याद रखना है। हम्म। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है कि मीडियम सेम है तो वेवलेंथ सेम होगा, मीडियम डिफरेंट हो वेवलेंथ डिफरेंट होगा। क्या है एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है? देखो, वो है मीडियम, मीडियम सेम है तो वेवलेंथ सेम होगा, मीडियम डिफरेंट हो क्या है, वेवलेंथ डिपेंड करता है ना कि यदि कोई ये कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये कोई मीडियम है, एक वैक्यूम है, और यहाँ पे कोई मीडियम है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ वेवलेंथ जाएगी तो क्या है, यहाँ पे कुछ चेंज होगा, एन लैम्डा हो जाएगा, है ना। वो तो अपन को सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से अपन देखते हैं, लिख रखा है। ठीक है। उसके बाद में एक जो सेकंड एग्जांपल था वो जब पोटेंशियल माइनस इनफाइनाइट था तो वहां पे वेव फंक्शन क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो था। और जब पोटेंशियल प्लस इनफाइनाइट अपन को मिल रहा है तो वहां पे वेव फंक्शन जीरो था। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दे रखा है, डिराक पोटेंशियल की बात करें कि वी एक्स इजकल टू वी नोट माइनस डेल्टा एक्स, ये एक पोटेंशियल को इंडिकेट करता है, डिराक पोटेंशियल होगा। तो अपन जो मतलब डिराक डेल्टा है तो एक्स इजकल टू जीरो पे क्या होगा अपन को जो इनफाइनाइट एक पीक मिलेगी। तो देखो यहाँ पे एक दे भी रखा है कि ये पोटेंशियल है, और ये यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है कि एक इनफाइनाइट पीक मिली है, जैसा कि डिराक डेल्टा की जो प्रॉपर्टी है वो होगा। और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो वहां पे क्या होगा, वेनिस होगा। तो जो अपन को दिख रहा है कि वेनिस है, जैसा कि अपन को डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी से अपन को पता है। देखो इस शॉर्ट रेंज में क्या है कि वो एक अपन को एक पीक देगा पोटेंशियल का, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीजें हुई है, ये क्या है, वेव फंक्शन का ये वेव फंक्शन को ड्रॉ कर रहा है, वेव फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे क्या है कि जो पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे क्या जीरो है, जीरो यहाँ पे इनफाइनाइट हो गए। और यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल क्या है और वेव फंक्शन क्या है वो इस टाइप से दिखे हुआ है, तो जीरो नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पोटेंशियल जीरो नहीं है। तो वो कंडीशन थी ना निकल के आई थी, वो क्यों ये सब चीजें वो ए एग्जांपल ये है इसका। उसके बाद में ये चलो एक गेट का क्वेश्चन था, छोड़। एंड पवन, हाँ हाँ, फिर क्या से हाँ फिर पूछो, से एक हाँ बार बताओ। बताओ, क्या बोला जो, हाँ क्या क्या अच्छा बोला मैं आपने, जो यहाँ पे जीरो नहीं है, मैं एक बार बताओ ना। अपन ने क्या देखा, वेव फंक्शन को प्लॉट जो प्लॉटिंग करे ना, प्लॉटिंग कर रहे हैं, कंडीशन ये है कि जहाँ पे पोटेंशियल प्लस इनफाइनाइट है वहां पे वेव फंक्शन के जीरो है, जैसा कि अपन ने इस एग्जांपल में देखा था, है ना। यहाँ पे जीरो वेव फंक्शन देखा था ना। सेकंड थिंग ये है, जब पोटेंशियल माइनस इनफाइनाइट है वहां पे वेव फंक्शन में क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, वहां पे वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। नो, वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वहाँ ऐसा नहीं कि ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस ये नहीं है, वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे वेव फंक्शन तो कंटिन्यूअस था, बट डी फाइव ऑन डी डिसकंटिन्यूअस था। थोड़ा यहाँ पे दोनों चीजों में एक डिफरेंशिएट मैं बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में क्या था, इस पर्टिकुलर केस में साइन तो कंटिन्यूअस था, बट डेल्टा फाइव ऑन डेल्टा एक्स डिसकंटिन्यूअस था। बट इस केस में क्या है, इस साइन तो नॉट इक्वल टू जीरो है, बट वही डिसकंटिन्यूअस है। इस टाइप से हुआ है, जैसे कि पवन तुम एग्जांपल देता हूँ आपको। पवन कुछ लिख रहे हो वहां पे? हाँ हाँ लिख रहा हूँ मैं। रुको, तो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, वो सर आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मेरे सिर्फ ये पास दिखाई कुछ, दे रहा है साइन इक्वल्स टू जीरो तक। हाँ हाँ अच्छा हाँ अच्छा, हाँ। मेरा नेटवर्क इशू है, एक मिनट। हाँ, और कुछ नहीं दिखाई दे ऑलमोस्ट खत्म हो गया तो अपन करेंगे। रहा। हाँ, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे इसको। विद्युत मितेश, कुछ और आपको बताना हो तो, कुछ और डिस्कस करना हो तो फिर। कौन कौन है?
हाँ विद्युत मितेश, एंड करें मीटिंग को, कुछ और आपको पूछना है तो, डिस्कस करना है तो। हाँ, पवन पवन आ जाए, और एक पूछना था क्वेश्चन। तो उनका नेट खत्म हो गया आज पूरा। मोहित खत्म करेगा मीटिंग को। हाँ विद्युत, क्या पूछना था आपको? हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि जो पवन ने बताया ना, मतलब ई लेस देन भी में, मतलब जो सेकंड रीजियन में जा रहा है, जो एक पर्टिकुलर टर्म है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, मतलब ये पवन एक बार भी यूज नहीं किया वर्ड, बट ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आई थिंक। बट यहाँ पे भी क्वेश्चन हो सकता है, जो हाँ हाँ दो तीन फिजिकल एग्जांपल दो जो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग से हम, मतलब फिजिकल एग्जांपल जो होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर में होते हैं ना। सो क्या एक दो एग्जांपल है अल्फा अल्फा पार्टिकल के, वहाँ पे केस में कोई एग्जांपल है आई थिंक, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के प्रोसेस में। हाँ। तो वो जो पवन जो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग का कर्व बनाया फिर वापस, हाँ। तो वो तो अभी अल्फा में है ना। क्या अल्फा मितेश? अल्फा डी के प्रोसेस में है ना, वो तो पूरी प्रोसेस कैसे हो रही है। पोटे हाँ वो पोटेंशियल। उसमें है, हाँ इससे भी रिलेटेड है ना हाँ हाँ। इसमें। तो अभी पवन का नेट खत्म हो गया ना, तो अभी वापस तो ज्वाइन नहीं करेगा वो। तो विद्युत मितेश, कल करें अपन ये कंटिन्यू? हाँ मोहित। विद्युत, चलो ठीक है फिर, है ना, कल मिलते हैं। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट।